कैप्टन सतीश यादव। कैप्टन रैंक इंडियन नेवी में इक्विवेलेंट होती है कर्नल के, और कोई छोटी मोटी रैंक नहीं होती कैप्टन, बहुत बड़ी रैंक होती है। पर सर के केस में खाली वही अचीवमेंट नहीं है, सर के केस में अचीवमेंट है इंडियन नेवल एकेडमी का प्रेसिडेंट मेडल। उसके बाद कारगिल वॉर में सर ने कराची हार्बर पोर्ट को ब्लॉक किया जिससे कारगिल में कोई मदद ना मिले। इसके बाद कहानी में सर के पास सैम ट्रॉफी है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल ट्रॉफी। इसके बाद सर की कहानी में एक और अचीवमेंट आ जाता है, और वो है कि आईएनएस गंगा शिप को रिप्रेजेंट किया है रशियन डिस्ट्रॉयर शिप के आगे, और उसमें जीत दिखाई है, और बेस्ट शिप की ट्रॉफी भी उठाई है। ये सारी सर की एक विनिंग है। और इस विनिंग में पता है एक खास बात और क्या है, सर को एसएसबी सर्व करने का मौका मिला। एसएसबी में वो थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए थे, पर वो एसएसबी में एज अ प्रेसिडेंट रहे। और मैं सर को आपके सामने इस पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट इनवाइट कर रहा हूं, और आई होप इस इंटरव्यू में आपको बहुत मजा आए। अगर आपको सर से मिलने का मौका चाहिए ना, तो आप गूगल पे डालना फोर्स डिफेंस एकेडमी, या जो नंबर दिया है उस पर कॉल करना, और सर से आप मुलाकात कर सकते हो। अभी सर ने और सर की टीम ने एक डिसाइड किया है कि फोर्स डिफेंस एकेडमी 5 दिन का एक कैंप बनाएगी 4 दिसंबर को, जिसमें कोई भी बच्चा आ सकता है। उसमें उसको रहने और खाने का खर्चा देना पड़ेगा, वो 4000 का है। आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने एसएसबी ली हो, फर्क नहीं पड़ता, बस सर इनवाइट इसलिए कर रहे हैं आपको कि तुरंत एसएसबी होने के बाद उस एसएसबी का फीडबैक क्या होता है वो बच्चे को पता होना चाहिए, जिससे उसे क्लियरिटी मिले। तो सर क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो 5 दिन की एसएसबी है वो कर रहे हैं, और उस 5 दिन की एसएसबी के बाद कॉन्फ्रेंस में आपको फीडबैक देंगे कि अगर इस बार इसमें जाता तो हम तुझे सेलेक्ट करते कि रिजेक्ट करते। सो मुलाकात करते हैं कैप्टन सतीश यादव से इन 3, 2, 1 गो। जय हिंद साहब। जय हिंद सर, मेरी आपसे मुलाकात पहले हुई थी, और मेरी उस वीडियो तो बहुत बढ़िया बनी। आपने क्या जवाब थी वो तो इतने थे कि आई ओपनिंग थे। बट सर की उस वीडियो में जो थंबनेल आपके सामने दिख रहा है, उसमें मैं सर का नाम गलत बोल गया ना, कि सर आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। और वो वीडियो मैंने अभी भी लाइव रख रखी है, चाहे उसमें नाम गलत था, क्योंकि वो वीडियो थी कमाल की। एंड आई नीड सर एक्सपर्टी अगेन। सर, यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, एसएसबी बोर्ड, एंड डीआईपीआर ट्रेनर, तो बहुत बड़ी बात है। नाउ जब हम बात कर रहे हैं सर, टेरिटोरियल आर्मी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, प्लस एनडीए की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, और रिटन की तैयारी चालू हो चुकी है। एसएसबी आउट से आई वांट टू गेट अ क्लैरिटी, टीए और एक एनडीए दोनों ही ऑफिसर कैडर एंट्री है अपनी, एसएसबी जाने वाले हैं। इफ यू गो बैक इन योर मेमोरी सर, व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि एक जो बच्चा 18-17 साल का आ रहा है, और जो बच्चा आ रहा है अराउंड 27, 28, 29, 30, 31, बच्चा भी नहीं, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। किस फीलिंग में ज्यादा मजा आता है, और क्या होता क्या है वहां पर, अगर कंपैरिजन लेके चले तो? ऑब्वियसली इन दोनों एंट्री को अगर कंपेयर करा जाए तो उसमें आई वुड से जमीन आसमान का फर्क तो है। अच्छा। क्योंकि एनडीए की एंट्री तो बहुत ही यंग बच्चे आते हैं, फुल ऑफ जोश होते हैं, और जो टीए होता है, आपको मालूम है टीए की एज लिमिट 42 ईयर्स है जी। 42 मतलब तो काफी बच्चा, मतलब बच्चा तो कहा नहीं जाएगा उनको। एक अधेड़ उम्र का इंसान हो जाता है वो, 35 साल का, 40 साल के आसपास में वो आता है जी। और ऑब्वियसली उसकी फैमिली होती है, बच्चे भी होते हैं। तो लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई जज्बा तो रहता है, इसीलिए वो आने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उन्होंने पहले जिंदगी में ट्राई किया हो, एनडीए किया हो, सीडीएस किया हो, नहीं निकल पाए किसी कारण से, लेकिन अभी भी करना चाहते हैं। बट उस एंट्री के अंदर में जो लोग करते हैं उनको सिर्फ आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 महीने ही देने होते हैं साल के अंदर में आर्मी के साथ में। बाकी वो अपनी जिंदगी जैसे बिता रहे थे वो वैसे ही बिता सकते, तो वो एक अलग हो जाता है। हालांकि एसएसबी दोनों के लिए एक है, बट जो मजा आता है एसएसबी का इंटरव्यू करने के अंदर में, वो एनडीए कैंडिडेट के साथ में ही आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ओके। अच्छा, कैंडिडेट। बट सर ऐसा क्या है कि देखिए, आपका रिटन प्रोसीजर हर एंट्री के लिए थोड़ा थोड़ा कहीं ना अलग है। गर्ल्स के लिए आपने मैथ्स हटा रखा है, बॉयज के लिए अब आप एनडीए 12th की बात करें तो 12th की मैथ्स आती है, सीडीएस में 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स आती है। रिटन का प्रोसेस हर जगह बदल रहा है, नाम भी बदल रहा है, बट इफ यू वांट टू बिकम ऑफिसर यू हैव टू क्लियर एसएसबी। ये क्या ऐसा सेट प्रोसीजर है? और अगर हम बात करें इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में, मतलब डिफरेंस ऑफ सिचुएशन में, एनडीए की एसएसबी और टीए की एसएसबी या एसीसी की एसएसबी में, या सर्विस की जो बहुत ज्यादा एज वाली एसएसबी है, उनमें ऐसा क्या फर्क कर रहे हो आप? और इंक्लूड करें बीच में कहीं सीडीएस अगर हम डाल दे, तो उन तीनों में कैसे फर्क लेके आओगे आप? शुभम, उसको थोड़ा सा है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, उसको हम थोड़ा बाइफर्केट करके देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, आंसर है ना। तो
पहले मैं एनडीए के बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ। और एक क्वेश्चन आया कि एसएसबी क्यों, मतलब व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, एसएसबी ही रिक्वायर्ड है। हालांकि एग्जाम अलग अलग तरीके से हम अलग अलग एंट्री में लेते हैं। जी आई एग्री, अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग एग्जाम है। बट एग्जाम जो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, या और भी कोई दूसरी एंट्री का हो, इसके अंदर में एग्जाम लिया जाता है, तो एग्जाम इज बेसिकली जस्ट वांट टू सी कि उनको बेसिक्स क्लियर है कि नहीं उनके। वो एक एक एंट्री क्लियरेंस लेवल है देखा जाए तो। एक्चुअल तो जो देखा जाए, हालांकि मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है, 900 का एग्जाम रहेगा, 900 का एसएसबी रहेगा, दोनों का उतना ही है। 18 से मेरिट लिस्ट तो 1800 में ही बनती है। बट एसएसबी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि यहाँ पर हम उसकी पर्सनालिटी को पढ़ते हैं, पर्सनालिटी प्रोफाइल बनाते हैं। पर्सनालिटी प्रोफाइल एग्जामिनेशन से निकल के नहीं आती, वहाँ पे उसकी बेसिक इंटेलिजेंस लेवल क्लियर हो जाता है। चलो हाँ, इसमें इतना तो है कि ये सोच समझ सकता है और डिसीजन ले सकता है। तो उतनी चीज़ें हम देखने के बाद में जब एसएसबी लेते हैं, तो वहाँ पे उसकी बेसिकली हम प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं। और हमारा जो बेसिस होता है, एज यू नो, कि 15 OLQs होते हैं। 15 OLQs के दायरे के अंदर में हम उस कैंडिडेट की हम पर्सनालिटी को रीड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये पर्सनालिटी हमारे डिफेंस के लिए लायक है कि नहीं, ये मोल्डेबल है कि नहीं, ये डिफेंस के अंदर में अच्छा कर पाएगा कि नहीं, और वो ट्रेनिंग को मतलब ग्रास्प कर पाएगा नहीं। तो दैट वाज द थिंग एक्चुअली विच इज रिक्वायर्ड, जो हम एसएसबी में ही कर सकते हैं। इसीलिए एसएसबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा 5 दिन का इसीलिए, अदरवाइज तो हम 45 मिनट्स का इंटरव्यू लेके खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम 5 दिन करते हैं। और मनसा वाचा कर्मणा जो आपने सुना होगा, जो DIPR का जी से लिया गया है, संस्कृत का वर्ड है, बेसिकली उसका हम दिमाग को भी जानने की करते हैं, ब्रेन जानने की कोशिश करते हैं, उसका दिल और उसकी एक्टिविटी जो लिम्ब से एसोसिएटेड होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं और तब जाके सेलेक्ट करते हैं। तो एसएसबी एक्चुअली बिकम मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज। गॉट द पॉइंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कि एसएसबी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसमें बहुत अच्छी टर्म बोली, मनसा वाचा कर्मा। मैं इस टर्म पे आऊंगा सर, क्योंकि आई थिंक इसी में सारा राज छुपा हुआ है। बट अभी हमारा एक सवाल और होगा कि एनडीए, सीडीएस, एनटीए, 3 डिफरेंट एज ग्रुप है, 18, 22, 23 साल एंड अराउंड 30 के ऊपर। ठीक, आपने कहा एनडीए में बड़ा मजा आता है, लड़के में जोश बड़ा होता है, बहुत जज्बा होता है, ये होता है वो होता है। बट सर समवेयर क्या ये बात भी सच है, सुनने में आता है कि यार जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, एसएसबी टफ होती जाएगी। ये जितने बड़े रिपीटर बनते जाओगे उतनी टफ होती जाएगी, जितनी बार आप एक बार रिकमेंड होकर दोबारा जा रहे हो तो और टफ हो जाएगी। ये क्या कहानी है? नहीं, एसएसबी तो टफ होती नहीं जाती, एसएसबी तो सेम रहती है। हाँ, ये एक जो आपने बोला है पॉइंट कि रिपीटर्स के लिए क्या टफ हो जाती है, तो रिपीटर्स को टफ क्यों लगती है? आई विल ट्राई टू एक्चुअली ये इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। उसको टफ क्यों लगती है? रिपीटर्स को टफ इसलिए लगती है कि वो कई बार रिपीटर का जो सेकेंड एसएसबी आ जाता है, 1 आध महीने में ही आ जाता है, क्योंकि एंट्रीज इतनी सारी होती हैं। कई लोगों का और भी जल्दी 15 दिन में आ जाता है, कई लोगों का 2-3 महीने और 6 महीने के बाद में भी आता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी उसको टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर में उसने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके जो गलतियां उसने प्रीवियस एसएसबी में करी थी उसको कवर अप करी है कि नहीं करी है। दिस इज द मेन थिंग विच वी वांट टू सी इन एसएसबी। अब वो सेकंड बार अगर 15 दिन में आ गया या 20 दिन में आ गया या 1 महीने में आ गया, उसके पास में टाइम ही नहीं मिला कुछ करने के लिए, वो सोच ही नहीं पाया कि मेरी प्रीवियस एसएसबी मेरी क्या गलती थी। कई लोग तो ऐसी गलती करते हैं कि वो इंट्रोस्पेक्शन करते ही नहीं है और बोलते चलो इस बार नहीं हुआ, शायद मैं बहुत पास में था, नेक्स्ट टाइम पे हो जाऊंगा। तो वो शायद जब लगा के बात करते हैं, जब कंफर्म नहीं होते अपने बारे में कि वो क्या गलती करके आए हैं और उसको सुधारा नहीं होता, तब वो जाके फिर वापस जाएंगे और उनको टफ लगेगा, वापस आ जाएंगे। लेकिन जिस भी कैंडिडेट ने इंट्रोस्पेक्शन किया होता है, अपने में इंप्रूवमेंट करके जा गया होता है, डेफिनेटली वो उसका सिलेक्शन बिल्कुल होता है। मैं खुद उसका एक केस हूँ जो मैं 3rd अटेम्प्ट पे सेलेक्ट हुआ था, और शायद मैंने पहले बताया होगा, फर्स्ट वाले में मैं इतना इंट्रोस्पेक्शन शायद नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड वाले में करके गया और थर्ड में जब गया तो मैं बहुत अच्छा किया। आई न्यू इट कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। एंड माइंड यू, आई वॉज टोटली ए नोविस एक्चुअली। मेरे घर में कोई मिलिट्री से नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वाज ट्राइंग टू अटेम्प्ट इन गोइंग टू डिफेंस फोर्सेस। बट मैंने जो अपनी गलतियां करी थी उसमें सुधार लेके आया और मैं कर पाया। 3रे अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो अपने आप को जानना तो बहुत जरूरी है और उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, और जो नहीं करता उसके लिए टफ ही। सर ठीक है, उसके लिए टफ हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक और टर्म
कर दिया इंट्रोस्पेक्ट। तो हम ना एसएसबी को स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं कि भाई तैयारी कैसे चलनी है। और अब मेरे को एक बात जाननी है कि सर कहीं ना कहीं आपको तो कहना चाहिए कि यार द पर्सन आई एम टॉकिंग टू ऑफ एज ऑफ 35 हैज अ हायर जोश। या 35 साल की उम्र रिटन एग्जाम निकाल के आ रहा है, फिर पीआई भी दे रहा है टाइटल आर्मी का, फिर एसएसबी दे रहा है, यार उसमें तो जोश में यार कोई तो कमी होगी ही नहीं। और मान लो डिफेंस एस्पिरेंट हो, कई कई बार फेल होके आ रहा है, तो उसका जोश तो मतलब अपरंपार होगा। सो और सर कहीं ना कहीं ये ट्रेनेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? हाँ, ट्रेनेबिलिटी फैक्टर, ट्रेनेबिलिटी, हाँ या हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जो हम ट्रेनेबिलिटी फैक्टर जब भी इनिशियल मार्क्स देते हैं, हमने इंटरव्यू किया या जीटीओ का अपना किया, टेस्ट किया और साइकोलॉजिकल किया, तो हम इनिशियल मार्क्स देते हैं तीनों अलग अलग अपनी अपनी फील्ड के अंदर में, अपनी अपनी टेक्निक के अंदर में। और जो इनिशियल मार्क्स देते हैं उसके अंदर में ट्रेनेबिलिटी फैक्टर इंक्लूड होता है। मैं आप बताता हूँ ट्रेनेबिलिटी फैक्टर के कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर जो होता है एज, इसके अंदर में जो क्लियरली आप सब भी जानेंगे कि लोअर द एज द मोर मोल्डेबल यू विल बी, मोर ट्रेनेबल यू विल बी। तो उसके लिए हम उसको हाई ट्रेनेबिलिटी फैक्टर और हाई ट्रेनेबिलिटी मार्क्स देते हैं। एज इज वन थिंग। सेकेंड थिंग होती है कि उसकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन। अब जो 18 साल की उम्र में सेलेक्ट हो रहा है, एग्जाम्पल एनडीए या फिर टीएस एंट्री ले लें या नेवी के 10+2 ले लें, अगेन वो उसकी भी एज वही रहती है, 18 साढ़े 19 के अंदर में रहती है। तो उसके लिए भी जो ट्रेनिंग है करीब 3-3.5 साल की एनडीए स्ट्रोक रेस्पेक्टिव एकेडमी में रहेगी। द मोर द नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग, द मोर ऑफ नंबर डेज ऑफ ऑन द मोर द ट्रेनेबिलिटी फैक्टर है। तो ट्रेनिंग उसकी ज्यादा होगी तो वो ट्रेन हो जाएगा, जो भी कैंडिडेट है या हो जाएगी। तो इसलिए जिसकी भी एज कम है, ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा है, उसको ट्रेनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा मिलेगा। तीसरा आ जाता है, अब ओआर टेस्ट हमने जो दिए हुए हैं, जब हम जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो OAR 1, 2, 3, 4, जिसका भी OAR 1, 2 या 3 तक होता है तो उसका इंटेलिजेंस लेवल डेफिनेटली हम बेटर मानते हैं। जिसकी हायर द OAR, हायर द ट्रेनेबिलिटी। अच्छा, तीसरा ये पॉइंट हो गया। चौथा जो आ गया, हायर द मोटिवेशन, हायर द ट्रेनेबिलिटी। तो जो बच्चा बहुत मोटिवेटेड लग रहा है और लग रहा है कि उसमें जोश है, वो चाहता है कि डिफेंस फोर्सेस में जाऊं और कुछ करूं अपने देश के लिए, मोटिवेशन लेवल उसमें झलक रहा है, भरा, मतलब प्याला बाहर गिर रहा है पानी उसके ऊपर, ऐसा मतलब भरा हुआ है। तो मोटिवेशन लेवल भी एक अनदर फैक्टर होता है। हायर द मोटिवेशन लेवल, हायर द ट्रेनेबिलिटी। तो उस कैंडिडेट को, चाहे वो कोई से भी हो, उसको हम हायर ट्रेनेबिलिटी देते हैं। और जनरली हम हायर मोटिवेशन कम वाले एज वाले में ही देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एनडीए की सबसे अच्छी रहती है और टीएस की उसके बाद में आती है, और फिर 10+2 वाली बराबर होती है, एंड देन देयर आफ्टर रिमेनिंग एंट्रीज। तो अब एक और फैक्टर आता है, आपका प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अब वहां पे जो प्रेजेंट लेवल आपने परफॉर्मेंस किया होता है वो भी एक फैक्टर है। परफॉर्मेंस आपने अच्छा किया है आईओ में, जीटीओ में, साइकोलॉजिकल टेस्ट में, तो उसका ट्रेनेबिलिटी फैक्टर भी ज्यादा रहेगा। एक फैक्टर और आता है, बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, विच बैकग्राउंड दिस कैंडिडेट इज कमिंग फ्रॉम। एक ऐसा बैकग्राउंड से आ रहा है जिसके जो इन्वायरमेंट रहा है बहुत ही गरीब इन्वायरमेंट पे रहा है, और फिर भी वो कोशिश करके किसी न किसी से पढ़ के एग्जाम क्लियर करके इस लेवल तक आया है। ऑब्वियसली वो उसके अंदर में ज्यादा ललक है सीखने के लिए, ज्यादा उसके अंदर में जोश है आगे बढ़ने का, तो उसका ट्रेनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा है। उसके बनिस्बत आप ले लीजिए एक सिटी ब्रेड बॉय या गर्ल है जिसको सारी फैसिलिटी मिली हुई है पढ़ने की, घर में एसी रूम दिया है, मम्मी पापा ने उसको अपनी अच्छा पढ़ाई के लिए टेबल अलग रूम दिया है, किताबें सारी दे दी हैं, लेकिन उसके बाद में भी उसका वो परफॉर्मेंस लेवल एट पार नहीं या कम ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका ट्रेनेबिलिटी फैक्टर कम रहेगा बनिस्बत जिसको ये फैसिलिटी नहीं मिली थी, फिर भी वो उस लेवल तक पहुंच गया। तो ये जो मैंने आपको 6-7 फैक्टर बताए हैं, ये 6-7 फैक्टर इंक्लूड होते हैं ट्रेनेबिलिटी, ठीक, और वो हम इंक्लूड करते हैं। बट सर कहीं ना कहीं अब जो वीडियो बंदा देख रहा होगा वो तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो रहा होगा, यार मेरा सीडीएस एंट्री इज नॉट द बेस्ट एंट्री, सर को तो पसंद नहीं एनडीए एंट्री है, या माय एफकेट एंट्री इज नॉट द बेस्ट एंट्री बिकॉज सर को तो एनडीए वाला पसंद ही है। नाउ इफ यू गो विद सीडीएस एफकेट, वो तो ग्रेजुएट है, कहीं ना कहीं नौकरी पाने की चाह है, समझ ज्यादा है, उनके लिए क्या पर्सपेक्टिव हुआ फिर? सॉरी मैंने इस पॉडकास्ट को दोबारा रोक दिया। एक्चुअली मैंने इसमें ना सर्विस एंट्री हुई बात नहीं की है।
एक्चुअली सर्विस एंट्री के बारे में डिटेल में बात इस वाली वीडियो में की है जो थंबनेल आपके सामने है। सो मेक श्योर उसको जरूर देख लेना। और अब आगे बढ़ते हैं जरा। एंड आई होप पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें तो पता ही है कैसे करो। नहीं, सीडीएस अनदर एंट्री है जो एनडीए के बाद में आती है, ग्रेजुएशन के बाद में, जो मैंने खुद ने मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कहूँ तो सीडीएस इज अनदर सेकंड बेस्ट एंट्री एक्चुअली। अगर यूपीएससी लेवल की कोई एंट्री लिया जाए डिफेंस के लिए तो अपार्ट फ्रॉम एनडीए सीडीएस इज अनदर एंट्री जहाँ पे बच्चे काफी ठीक ठाक आते हैं, कैंडिडेट काफी अच्छे आते हैं। तो मैं उनको भी मतलब सेकंड लेवल पर लूंगा, लेकिन अच्छे होते हैं कैंडिडेट। और जो भी मतलब एग्जाम दे के आया है वो डेफिनेटली उसकी एंट्री थोड़ी सी बेटर ही होती है। और इस बात की जो डायरेक्ट एंट्री हो गए, मैं उनको कम नहीं कह रहा, सॉरी मेरा कहीं गलत मतलब ना निकाल लीजिएगा और लोगों में ऐसा मैसेज नहीं जाए कि एसएससी टेक एंट्री हो गई, टीजीसी एंट्री हो गई, जो सिर्फ परसेंटेज बेसिस पे जा रहे हैं तो वो कम है कहीं से। बट लेकिन देखा जाए तो ये जो भी एग्जाम दे के क्लियर होके जो आ रहे हैं, दे परफॉर्म बेटर, दे आर बेटर लॉट देन बाकी जो सिर्फ परसेंटेज बेस पे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी परसेंटेज आ गई है तो उन्होंने भर दिया, कॉल आ गया, चले गए, तो उनमें वो जज्बा नहीं होता है। सॉरी टू से दैट, दिस हैज बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, द वन जज्बा इज द पॉइंट देयर। जब डिफेंस एस्पिरेंट होता है सर तो एक हम लोग कहते हैं यार ये धक्का एंट्री है, एंड द धक्का वाला इंसान इज नॉट द फेवरेट वन ऑफ द एसएसबी ऑफिसर्स। सर बियॉन्ड दैट, those who clear the written, do you able to observe that discipline, hard work and determination higher than the normal boy or girl? वो तो खैर इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे ही डिपेंड करेगा। कई लोग क्लियर करके आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सारी डिसिप्लिन है और वो है। वो हम जब पूरा इंटरव्यू करते हैं या अपना जीटीओ अपना टेस्ट कर रहा होता है तो वो सारा उसमें निकल के आता है। बट जनरली ऐसे बच्चों में थोड़ा सा बेटर ही निकल के आता है। बट ये डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, ये कह नहीं सकते कि ये जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये एंट्री से आया है तो इसका ज्यादा ही होगा, मान के चलिए। हम ऐसा बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी पर्सनालिटी इज अ डिफरेंट यूनिक पर्सनालिटी, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे बॉय हो। इंडिविजुअल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी में किंक भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं अगर पकड़ा ही जाते हैं, चाहे वो एग्जाम देके वाली एंट्री में आया है या बिना उसके अंदर में आया के। पर इसलिए उनका थोड़ा सा ना जिन्होंने आईएएस निकाल, मतलब प्री आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्री निकाल चुके हैं और उसके साथ सीडीएस भी निकाल लिया है और आ रहे हैं, वो ठीक है, वो तो वो एग्जाम देके आ रहा है ना। हाँ एग्जाम देकर आए, बट हाउ डू यू सी दैट कि फिर तो उनका मोटिवेशन आपको मान के मतलब दिमाग में आ ही जाता होगा, कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव तो बनता ही होगा ना कि इसका मोटिवेशन उतना हाई नहीं, वो तो आईएएस के लिए जा रहा है, वो तो निकल गया इसलिए आ गया है जनाब। नहीं, मैं उस तरह से नहीं लूंगा। उसका जो हायर इसके लिए जा रहा है, जो या इक्वल बराबर के लिए जा रहा है, तो वो मतलब डेफिनेटली कुछ अच्छा ही कर रहा है अपनी जिंदगी में और अच्छा ही पाने की उम्मीद कर रहा है, अच्छा पाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको हम नेगेटिव में क्यों लें उसको? वो आईएएस के लिए प्रीलिम्स निकाल लिया, उसने सीडीएस भी निकाल लिया। एंड आईएएस का आप सब जानते हैं कि उसका एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और हम वहाँ पे क्वेश्चनिंग ये भी करते हैं कि भाई तुमने प्रीलिम्स कितनी बार दे लिया, कितनी बार मेंस दे लिया। हो सकता है कई लोग 3 बार प्रीलिम्स दे के भी नहीं निकले हैं और चौथी बार प्रीलिम्स निकला है, अभी मेंस करना है। तो उसने कहीं सोचा कि भाई वो कैंडिडेट ने मैं सीडीएस पे दे लेता हूँ और अगर मेरे से मेंस डिफिकल्ट होगा और सीडीएस से मिल गया तो मैं इसमें चला जाऊंगा, इट इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। तो दैट कैंडिडेट इज ऑल्सो गुड फॉर अस, इट्स ओके। अच्छा सर, फोर्स डिफेंस एकेडमी की बात करें, सो आपको सर्व करते हुए थोड़ा टाइम हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट यू फाइंड ओवर देयर? एक नॉर्मल आज का बच्चा जो 21st सेंचुरी में पैदा हुआ है, वो आप उस आदमी से कंपेयर करूं जो इंसान अपने टाइम में 3rd अटेम्प्ट में हुआ, तो मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। तब ना सोशल मीडिया था, ना कुछ था, ना कोचिंग थी, ना कोई गाइडेंस थी, इस तरह के पॉडकास्ट भी नहीं हुआ करते, नथिंग वाज देयर। एंड कंपेयरिंग टुडे, सो एसएसबी ने क्या अपना पैरामीटर कहीं चेंज नहीं किया है? आप सोच के देखिए ना, आज का लड़का तो बिल्कुल अलग है ना, या लड़की? हाँ, फर्क तो है। और हम बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाया सिस्टम था, चाहे उन्होंने संस्कृत से उन्होंने चीजें डायलॉग्स लिए हो, बट है तो उनका बनाया हुआ, और हम आज भी कॉपी पेस्ट कैसे मान सकते हैं? इतना मतलब सॉलिड प्रूफ कैसे है ये? इसमें मैं एक शुभम करेक्शन करूंगा, ये एक्चुअली अंग्रेजों का बनाया सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो इसकी कहानी क्या है? इसकी अगर प्रॉपर हिस्ट्री की बात करें तो मुझे
आपको 2-3 मिनट से ज्यादा देना पड़ेगा जाओ सर। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, जी जी, इफ यू अलाउ मी, प्लीज प्लीज, शैल आई? या प्लीज प्लीज। ओके, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा 100 साल पहले। और 100 साल पहले इन द सेंस कि मैं 2-3 चीजें कनेक्ट करूंगा यहाँ पर। 1902 की बात है, 1902 के टाइम पर साइकोलॉजी एक नए साइंस के रूप में उभर रही थी, या नए डिसिप्लिन के रूप में उभर रही थी साइकोलॉजी। मैं उसको ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं इसको बाद में कनेक्ट करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, तो साइकोलॉजी कहाँ पे उभर रही थी? यूरोप में और अमेरिका। ये अभी इंडिया की तरफ नहीं पहुंची थी, इधर नहीं पहुंची थी, यूरोप के अंदर में। दे वांटेड टू स्टडी माइंड, माइंड को कैसे पढ़ा जाए। बॉडी तो आप पढ़ लेते हो, बॉडी की एलिमेंट्स पढ़ लेते हो, डॉक्टर सब पढ़ सकते थे, लेकिन माइंड को पढ़ना अभी तक डॉक्टर की बस में नहीं था उस जमाने में। ओके, नाउ आई एम कमिंग बैक टू, थोड़ा सा जंप करके मैं आगे आता हूँ वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1990 तक हुआ, सबको मालूम है। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, मतलब दो एक धड़े थी, एक तो ब्रिटेन का और एक जर्मनी का। ये मेन अपोनेंट प्रतिद्वंदी थे और उनके एलाइज थे। तो इनकी जब लड़ाइयाँ खत्म हुई तो आपको मालूम होगा कि जर्मनी हार गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी वॉज बीटन थरोली, और अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स से उसके ऊपर में कई तरीके से सैंक्शन लगा दिए थे और कई चीजें उनको पनिशमेंट के तौर पे कही थी कि आप हार गए हो, आपको हर साल हमारे को इतना पैसा देना पड़ेगा। तो वो उनको देना पड़ रहा था, जो उन लोगों ने करीब 100 साल तक दिया है पैसा, वो जर्मनी ने। अभी कहीं जाके कुछ साल पहले ही वो खत्म हुआ है उनका कर्ज एक तरीके से, जो उस टाइम पे उन्होंने एग्री करा था। मैं उस पर भी नहीं जा रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब जर्मनी की बुरी तरह हार हुई, इस तरह से बेइज्जती सहनी पड़ी जर्मनी को, तो उनके जो कलेक्टिव जो साइक है वहाँ की पीपल की, लोगों की कलेक्टिव साइक में बहुत बेइज्जती का महसूस हुआ कि यार बहुत हमारी इंसल्ट हो गई है, हमको बहुत बुरी तरह बेइज्जती कर दिया। तो उनके अंग्रेजों के प्रति एक रिवेंज करने के दिमाग में बहुत बड़ी चीज आ गई थी उस टाइम पे। अच्छा, एक चीज और ऐड करूंगा, सारे कंट्रीज ने जब वॉर खत्म हो गया तो ऑब्वियसली बहुत डैमेजेस हुए, इकोनॉमिकली सारी कंट्रीज बैक पीछे चली गई। तो जब उन लोगों ने आपस में बैठ के अपने आप को देखा और हम लोगों ने कितना जीता कितना हारा और हमारे डिफेंस फोर्सेस ने क्या किया, तो मैं डिफेंस फोर्सेस पे ही रहूंगा। तो जब उन्होंने डिफेंस फोर्सेस की चर्चा करी और उनके जनरल्स, एडमिरल्स और जो भी मार्शल्स, उन लोगों के बारे में उन्होंने देखा कि लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, हमारे देश के लिए जीता या हारा, तो कई बार चीज़ें निकल के आई। माइंड यू, एक चीज़ और बोलनी पड़ेगी कि उसके पहले जो सिलेक्शन होता था उसके टाइम पे कोई एसेस भी नहीं था। हालांकि आर्मी थी उनके पास में, नेवी थी, एयरफोर्स थी, छोटी मोटी एयरफोर्स जो भी थी उनके पास में, लेकिन सिलेक्शन सिस्टम कुछ नहीं था कोई भी कंट्री में, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जो कोई भी कंट्री। उस टाइम का सिलेक्शन होता था कि सीनियर लेवल के बच्चे सीनियर उनको मतलब कर दिया करते थे, रेफर कर दिया करते थे, वो बच जाते थे, या फिर दिखने में जो फटे कट्टे हैं, करेजियस हैं, वो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाया करता था। उसका सिलेक्शन सिस्टम रॉयल्टी के बच्चे सेलेक्ट हो जाया करते थे, राजा के राजा का बेटा ही हो जाएगा, सेनापति का बेटा ही बन जाएगा। तो उस तरीके से सिलेक्शन हुआ करता था पूरे यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में भी, मतलब वर्ल्ड ओवर। ओके, देयर वाज नो सिलेक्शन सिस्टम। नाउ जब इन लोगों ने अपनी डिफेंस के बारे में ये पता किया कि लोगों ने कैसा बिहेव किया, हमारे जनरल्स ने, तो दोनों कंट्री के अंदर में कहीं ना कहीं उनको एक चीज समझ में आई कि हमारे जनरल्स और जो हमारे कमांडर्स जिनको लीड कर रहा था आर्मी में अगेंस्ट द एनिमी, दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस लेवल वैसा नहीं था जैसा इन्होंने सोचा था। और क्या रीजन था? रीजन ये निकल के आया था कि ये दिखने में तो सब कुछ अच्छे हट्टे कट्टे थे, करेजियस थे, सब कुछ कैरिज्मा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेंटली वीक पाए गए, मेंटली वीक पाए गए। प्लीज मार्क माई वर्ड, अंडरलाइन माई वर्ड, मेंटली वो वीक पाए गए। और मतलब मेंटली स्ट्रांग नहीं थे, तो वो कई लोग तो साबुन का पानी पी के बुखार करके एडमिट हो गए हॉस्पिटलों के अंदर में। कई लोगों ने ऐसे कई लोग भाग गए, कई लोगों ने कोई बहाना बनाया, कुछ मतलब करके ऐसे भी केसेस हुए वो सब। तो दिस वॉज ए वेरी बैड थिंग। आप कमांडर हो और इस तरह से आप चले जाओगे तो ऑब्वियसली आपका असर पूरा आपकी आदमी पे पड़ेगा। तो ये जब हुआ, और अब मैं लिंक करता हूँ जो साइकोलॉजी एक निकल के आ रही थी, एज ए न्यू डिसिप्लिन निकल के आ रही थी। तो जब बात आई कि ये मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये लोगों ने फिर लिंक करने की कोशिश करी, यार ये मेंटली स्ट्रांग होने के लिए तो वो साइकोलॉजिस्ट ही पता कर सकता है, वो पता कर रहा है, ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन हाउ डज द माइंड फंक्शंस, हाउ डज द माइंड वर्क।
तो वाई नॉट यूज अ साइकोलॉजिस्ट? ये ब्रिटेन में भी हुआ, ये जर्मनी में भी हुआ, और उनकी अलाइड कंट्रीज में भी हुआ। ओके, अब मैं एक चीज और थोड़ा सा ऐड करूंगा। साइकोलॉजिस्ट को जो फर्स्ट यूज किया था, जिसका फायदा उठाया था, वो अमेरिकन और यूरोपियन के इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया था, फैक्ट्री ओनर्स ने किया। ओके। जो इंडस्ट्री थी बड़ी बड़ी, उनके पास में भी एक समस्या आ रही थी कि वो जो भी उनके फैक्ट्री में काम करते थे, मजदूर एम्प्लॉयज, और वो अच्छा काम नहीं करते थे, प्रोडक्शन उनका नीचे जाता था। तो उन्होंने फिर इन साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया था, बोला कि प्लीज सेलेक्ट, ऐसा कोई टेस्ट बनाइए जिसके द्वारा हम ये एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर पाएं और हमारा प्रोडक्शन बढ़े। एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने टेस्ट बना के दिया, और वो टेस्ट को इन्होंने एम्प्लॉय किया और उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इंडस्ट्रीज वॉज वेरी हैप्पी कि साइकोलॉजिस्ट कैन एक्चुअली रीड पर्सन्स और माइंड पढ़ सकते हैं, और ऐसे बच्चे के लिए वो टेस्ट बना सकते हैं। नाउ आर्मी ने भी सोचा, आर्मी इन लोगों ने, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी, कि हम लोगों को भी साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय करना चाहिए और करना चाहिए, एम्प्लॉय करके फिर सेलेक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात हो गई, सबने सोच लिया। नाउ ये बीच में जो डैमेजेस हुए थे, लोगों को पैसा भी अपना रिकवर, इकोनॉमी में भी अपना, उन लोगों को कुछ ना कुछ पॉलिसीज लेनी थी, डिसीजन करने थे, तो उस काम में भी लग गए। एंड वेरी सुन 20 years पास्ट, 20 साल ऐसे ही निकल के, 20 साल बहुत बड़े नहीं होते, तो 20 साल निकल गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया 1939, 1919, 1939, 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। अगेन वही दो लड़े, जर्मनी एंड ब्रिटेन, फिर वही लड़ाई शुरू हुई, बट इस टाइम पे कहानी थोड़ी डिफरेंट थी। What was the difference? Difference was this time the Germany officers were, they were doing excellent job, excellent leaders. वो हर किसी में जा रहे थे। अगर वो एयरफोर्स वाले थे तो उनके लुफ्तवाफे ये they used to go over London, बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसाइज बॉम्बिंग करके उनको आ जाया करते थे, निकल के आ जाते थे। उनकी आर्मी के ऑफिसर दे वर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड दे वर डूइंग वेरी वेल। उनकी नेवी के दे वर डूइंग वेरी वेल। ऑफ कोर्स ये होते होते 39 से 41 आ गया। 2 साल के अंदर में ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी। ब्रिटेन वॉज बैड एंड जर्मनी वॉज इन द पोजिशन कि वो ब्रिटेन को हरा देता। वो एक अलग कहानी है कि ब्रिटेन पे वो आधा हमला करके वापस हट गया। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिटलर। वो अगर नहीं करता तो ब्रिटेन वो जीत चुका होता। उसने अपनी पोजीशन चेंज करके रशिया की तरफ कर दी थी। वो पूरी अलग कहानी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट जो वर्ल्ड वॉर 2 का जानकार है वो इस चीज को जानते हैं। एनीवे, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि उनके ऑफिसर अच्छा कर रहे थे जर्मनी के। अब ब्रिटेन के अंदर में खलबली मची कि भाई हाउ कम इस ऑफिसर्स को हम लोगों ने हराया है, 20 साल पहले निस्तानाबूद कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं थे हमारे सामने और आज ही हमसे अच्छा कर रहे हैं। व्हाई दे आर डूइंग वेल? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है। तो उन्होंने अपने स्पाइस को जो उनके ऑलरेडी जर्मनी में फंक्शन कर रहे थे उनको काम दिया, प्लीज फाइंड आउट कि व्हाट दिस जर्मनी आर डूइंग, व्हाट इज द प्रोसेस दे आर एक्चुअली यूजिंग। कुछ तो पता करो उनके व्हाई दिस जर्मन ऑफिसर्स, आर्मी नेवी वाले अच्छा कर रहे हैं। एंड समहाउ दे मैनेज टू फाउंड आउट कि एक टेस्ट वो है जर्मनी वाले यूज कर रहे हैं और उस टेस्ट को यूज करते हुए ये ऑफिसर का सिलेक्शन कर। सेकेंड ऑर्डर दिया गया कि वो टेस्ट को कॉपी कर लो। तो उस जमाने में भी किसी तरह से साम दाम दंड भेद से ब्रिटेन के स्पाइस ने वो टेस्ट को चुरा लिया या कॉपी कर लिया, उसको ब्रिटेन में लेके आ गई। ये 41 की बात है। 41 आते आते ये अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इन्होंने फिर इंप्लीमेंट कर लिया था इसको। तो फिर ब्रिटेन ने अपना ठप्पा लगा लिया उस टेस्ट पे और यूज करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये समवेयर नवंबर दिसंबर 1941 की बात है। इंडिया उस टाइम पे डोमिनियन स्टेट था ब्रिटेन का। इंडियन ऑफिसर्स भी सेलेक्ट होते थे, तो ये टेस्ट को इंडिया में भी लाया गया। सेम टेस्ट इंडिया में भी लाया गया और हमारा जो फर्स्ट एसएसबी खोला गया इंडिया के अंदर में वो देहरादून में था। फर्स्ट एसएसबी स्टार्टेड, आई थिंक समवेयर आवर फर्स्ट ईएफएसबी है शायद वहां कहीं पे फर्स्ट एसएसबी इंडिया में खुला और इंडियन ऑफिसर भी उसके टेस्ट के द्वारा सेलेक्ट होने लगे। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जर्मनी का टेस्ट था और जर्मनी ने ये टेस्ट कब बनाया था? 1927 में ये टेस्ट बना गया। 1927 से ये टेस्ट बना के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट थे उसको यूज करना शुरू कर दिया था। और बाय द टाइम द वर्ल्ड वॉर 2 केम, 12 साल बीत चुके थे और 12 साल जो ऑफिसर्स उस टाइम पे वहां पहुंच के वो कैप्टन मेजर वो लीड कर रहे थे उस टाइम पर। अच्छा। और वो 12 साल पहले जो सेलेक्ट हुए थे और ऑब्वियसली वो सिलेक्शन सिस्टम से हुए थे और उनका परफॉर्मेंस बेटर हुआ था। तो ये एक बहुत जरूरी है कि एसएसबी में ये पड़ेगा। तो तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, मतलब अभी 2027 में कंप्लीटली 100 साल हो जाएंगे। अब ये तो सर बहुत बढ़िया हिस्ट्री हो गई।
बट जब हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका फुल प्रूफ होने का कारण क्या है? और ये मनसा वाचा कर्मा, आई एम श्योर हिटलर के या उनके जर्मन्स को तो नहीं पता होगा इतना, बट ये आया कहाँ से और इसकी मतलब ये क्या है? ये एक इक्वेशन है एक टाइप की, मतलब किसी इक्वेशन मैंने 2 बार इजिकल टू नहीं देखी। मनसा इजिकल टू वाचा, वाचा इजिकल टू कर्मा होना चाहिए, तभी बंदा सिलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, अभी ये इक्वेशन आप मुझे समझा दो। आप मुझे ऐसे समझाना कि एनडी वाले समझ सके, सीडीएस वाला भी और टेरिटोरियल आर्मी वाला भी। मनसा वाचा कर्मणा बाहर से तो नहीं आया, ये हमारा खुद का है, संस्कृत वर्ड है और ये डीआईपीआर में ही कॉइन किया गया है। मे बी ये डीआईपीआर, पहले डीआईपीआर नहीं कहलाया जाता था, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज डीपीआर। ओके, डीपीआर मींस डायरेक्टरेट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, और ये डीपीआर भी एक अलग इंस्टीट्यूट नहीं था, इट वाज पार्ट ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर्स। अच्छा, आर्मी हेडक्वार्टर का ये डायरेक्टरेट था डीपीआर, और ये जब बना था 1949 में, ये उस टाइम पे मेरठ में बेस्ड था। अच्छा, आर्मी हेडक्वार्टर वाज इन मेरठ। अब कई लोगों को नहीं मालूम होगा ये कहानी, मैं ऐसी ऐसी चीजें मैंने पढ़ी हुई है, इससे मैं बता पा रहा हूँ आपको ग्रेट ग्रेट। कि ये मेरठ में था। एंड सब बोलेंगे यार कैसे हो सकता है आर्मी हेडक्वार्टर मेरठ में, बट इट वाज देयर। आई एम प्राउड, उसके अंदर में मैं मेरिट का हूँ और मैं मेरिट में बैठ के भी बात कर रहा हूँ आपसे। That's great. तो ये वहां पे कॉइन किया गया था। एंड एक चीज और निकल के आई, तो मुझे फिर कहानी थोड़ी सी सुनानी पड़ेगी आपको। प्लीज, आई हैव टाइम, व्यूअर्स पे बहुत टाइम है, प्लीज। ये अगर मैं लिंक नहीं करूंगा तो फिर लोगों के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया 45 में, मतलब आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया 1945 में, एंड विद इन 2 years इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ये भी कहानी लोगों को मालूम है, कोई बताने की जरूरत नहीं। बट वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हम किस विचारधारा से प्रभावित थे, हमारी थिंकिंग क्या थी। गांधी जी की प्रिंसिपल थे, हमारे नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल थे, हमारे अहिंसावादी हम लोग मानते थे अपने आप को। हमारे जितने भी नेता थे वो वैसे ही चाहते थे कि गांधी के प्रिंसिपल से ही हम जीते हैं करके। वो बोलते हैं ना, बिना खड़क बिना ढाल हमने आज़ादी पा ली है, बट ऐसा नहीं था। बट लेकिन वो कहानी हमारी मतलब थी, और वो प्रिंसिपल को हमारे नेहरू जी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब की सोच वही थी। वो सारे कांग्रेसी थे एंड दे यूज्ड टू फॉलो गांधी जी। नेहरू जी ने उस टाइम पे जो तीनों चीफ थे, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के तीनों चीफ को बुलाया था इंडिपेंडेंट जब हो गए थे, तो उसके बाद में, और उनको ऑर्डर दिए थे कि एक तरीके से कि यू कट डाउन द साइज ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, वी डोंट रिक्वायर, रादर वी डोंट रिक्वायर दिस। आर्मी नेवी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं, हमारे कोई शत्रु नहीं है, देयर आर नो एनिमीज, हम किसी के एनिमी नहीं है, तो हमारे को अपने ये सब चीज की जरूरत ही नहीं है। वाई वी स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन दिस, हमारे लिए पुलिस ही काफी है। माइंड यू, दिस वर द थिंग एक्चुअली आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट, ओके, कि हमारे लिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस ही काफी है। बट ऑब्वियसली जब ये उनको ऑर्डर दिए गए, और तीनों आर्मी चीफ उस टाइम पे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, अच्छा, और नॉट इंडियन, ओके, दे वर ब्रिटिश। ओके, अभी तक इंडियन नहीं बने थे, इंडियन नहीं बने थे, इंडियन को टेक ओवर करना बाकी था। सबसे पहले आर्मी का टेक ओवर किया था 15 जनवरी 1948 में, और फिर उसके बाद में एयरफोर्स का टेक ओवर किया था काफी लेट, आई थिंक 1956 में, और शायद नेवी का भी उसी के आसपास की, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं आ रहा। तो अब तक तो ये चीफ सब ब्रिटेन के ही चीफ थे। ओके, तो वो क्या छोड़ दीजिए। व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि तीनों चीफ एग्री नहीं किए, हालांकि सामने नहीं बोला उन्होंने, सामने नहीं बोला, बट एग्री नहीं किया कि हम कट डाउन करेंगे। दे डिड से कि सर वी आर ए वेरी बिग कंट्री, हमारे पास बड़ी बॉर्डर है, हमारे पास एक बड़ी शोर लाइन है, ऑब्वियसली हमारे को ये आर्मी नेवी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। बट वो मतलब दुखी मन से वापस आ गए वहां से। एंड नाउ आई विल मेक ए स्टेटमेंट जो आप शायद थोड़ा सा हंस भी सकते हैं, कि ये सोच को, ये तीन आर्मी चीफ की जो थिंकिंग थी, उस थिंकिंग को पाकिस्तान ने हमारे को हेल्प किया। अच्छा, और ये कि हाउ कम पाकिस्तान ने कैसे हेल्प कर दिया हमारे को, हाउ कम कि आर्मी नेवी मेंटेन करनी चाहिए, इस थिंकिंग को हाउ कम पाकिस्तान हेल्प। आई विल कनेक्ट दिस व्हाई आई एम सेइंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, आपको मालूम है 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानियों ने कश्मीर पे हमला कर दिया। जी, फर्स्ट वॉर, जी, ठीक है, कश्मीर पे हमला कर दिया।
भले कि वो कबायली आए, जो भी उनके फोर्सेज आए, बट कश्मीर पे हमला कर दिया। वो कश्मीर की फिर कहानी अलग हो जाती है। बट जब कश्मीर पे हमला हो गया तो ये तीनों चीफ ने बोला, देखो सर, ये चीजें हो सकती हैं। तो हम कह रहे थे कि हमारे पे अटैक हो सकता है, हमारे पे कुछ भी हो सकता है, हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो दैट वे पाकिस्तानी हेल्प इन दिस थिंकिंग। कि भाई तो फिर वो तो फिर नेहरू जी ने बोला, ठीक है, ओके, नो रिडक्शन, कंटिन्यू। ओके, तो दैट इज वे पाकिस्तानी हेल्प कि यहाँ हमारी आर्मी नेवी चीज तो चलती रहेगा। ठीक है। ओके, तो ये कहानी खत्म होती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। बट जवाहरलाल नेहरू फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने तीनों चीफ को एक ऑर्डर दिया कि सिस्टम जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो तो ब्रिटिशर्स का है, जैसे आप भी कह रहे हो ब्रिटेन का सिस्टम है, हाँ। ओरिजिनली जर्मनी का सिस्टम है, लेकिन बाहर का सिस्टम है, तो ये हमारे लिए फिट कैसे हुआ? हाउ कैन वी यूज दिस सेम सिस्टम? हमारे तो बच्चे अलग होते हैं, हमारे कैंडिडेट अलग होंगे, तो प्लीज वर्कआउट, ये कोशिश करिए, इसको जानकारी पूरा इसका रिसर्च करिए एंड फाइंड आउट कि ये वायबल है कि नहीं हमारे देश के अंदर। तो फिर एक कमेटी बनाई गई, उसके अंदर में तीनों मतलब ऑफिसर्स लिए जाए, तीनों इसके आर्मी नेवी एयरफोर्स के, और साथ में साइकोलॉजिस्ट, उस टाइम पे एक बड़े साइकोलॉजिस्ट, उनका इनिशियल मुझे नहीं मालूम, घोष करके थे, मिस्टर घोष। तो ये कमेटी जो बनी, कमेटी का नाम ही घोष कमेटी दिया गया। घोष कमेटी हैज बीन फॉर्म इंक्लूडिंग साइकोलॉजिस्ट घोष और बाकी आर्मी नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स। ये एक कमेटी बनी। इन कमेटी ने 2 साल तक इसको स्टडी किया, इस सिस्टम को, और वो स्टडी करने के बाद में 1947 से 1949 तक, 1949 के अंदर में ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करी। पार्लियामेंट में सबमिट करी और उसके अंदर में 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपके लिए एनुमरेट कर देता हूँ। तो ये कमेटी ने जो स्टडी करी थी, उसका पहला पॉइंट ये निकल के आया था कि जो टेस्ट है, टेस्ट हैज बीन मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी प्रिंसिपल पे ये बना है, और ये चाहे इंडिया में इसको यूज किया जाए, चाहे अमेरिका में यूज किया जाए, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडोनेशिया में, या किसी भी कंट्री के अंदर में, वो प्रिंसिपल विल रिमेन सेम। तो इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो दैट मीन्स टेस्ट हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, टेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट लेकिन इसके अंदर में जो ब्रिटिशर्स के जो नाम वाम दिए हुए हैं, वहाँ के लोगों के नाम दिए हैं, जॉन, एडवर्ड या इस तरह के होंगे, या जो भी होगा, उनके जो गाँवों के नाम हैं वो शायर वायर करके होंगे। यहाँ पे तो रामपुर और सीतापुर इस तरह के नाम है। तो उसके अंदर में इंडियनाइज कर दिया जाए उसको, टेस्ट को बेसिकली इंडियनाइज कर दिया जाए, हालांकि टेस्ट वही का वही रहेगा। तो ये दूसरे 2 पॉइंट थे। तीसरा ये कहा गया कि ऑब्वियसली इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, इंडिया का सोशल कल्चरल सारे जो डेवलपमेंट अभी आगे होंगे, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा, तो हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर में चेंजेस आएंगी। जो भी आप बात कर रहे थे ना, सोसाइटी की थोड़ी सी चेंजेस आए, पहला ऐसा था और अभी ऐसा था। तो वो डेवलपमेंट को देखते हुए क्या ये सेम टेस्ट जो अभी है वो हमेशा के लिए रहेगा, परमानेंट? नहीं। तो उस टाइम पे डिसीजन में ये कहा कि ये टेस्ट को इवॉल्व होते रहना चाहिए, ये टेस्ट को इसी पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए, इवॉल्व होते रहना चाहिए एज पर द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात, गलत नहीं है इसके अंदर में। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इवॉल्व तो होना चाहिए, बट ये इवॉल्व करेगा कौन? Who will do this? तो देन दैट DPR वाज मेड। बोला कि एक कमेटी, एक ऐसी टीम बनाई जाए जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जिसके अंदर में आर्मी नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली इन टेस्टों पे काम करते रहे और टेस्ट को अपग्रेड करते रहे। ओके, तो फिर वो उसके अंदर में उन्होंने बोला कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। तो उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशन बना वो DPR बना 1949 के अंदर में। उसके अंदर में ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के और साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करे गए, जिनका काम था SSB रिलेटेड सिलेक्शन सिस्टम को पढ़ते रहना और इवॉल्व करते रहना, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल इकोनॉमिक चेंजेस व्हिच इज कमिंग इन आवर ओन कंट्री। ओके, तो DPR ये बन गया। अब DPR में भी काफी चेंजेस आए स्लोली। DPR उस टाइम पे उन्होंने एक काम और किया कि बोला कि ठीक है यार, देयर आर सम OLQ होना चाहिए, बट लेकिन हम अपने ऑफिसर से भी पूछते। तो आर्मी नेवी के ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी गई कि प्लीज टेल अस इन ए ऑफिसर व्हाट डू यू वांट, व्हाट क्वालिटी यू वांट टू सी। वहां से जो उनके रिकमेंडेशंस आए, आर्मी हेडक्वार्टर नेवी और एयरफोर्स से रिकमेंडेशन आए, और जो क्वालिटी का उन्होंने जब कंपाइल किया गया तो दे फाउंड 186 क्वालिटीज। अच्छा, 186 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहिए हमको तो भाई। And it is humanly impossible to actually make a test to judge 186 qualities.
तो ऑब्वियसली फिर जो इनकी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ी, जो डीपीआर वाली टीम थी उन लोगों ने उसको ध्यान से रिसर्च किया, पढ़ाई करी, एंड दे फाउंड कि 186 क्वालिटीज के अंदर में कई क्वालिटीज जो ऐसी हैं कि जिनका मतलब तो वही है, चाहे उसको ब्रेव बोल लो, चाहे उसको और कुछ करेजियस बोल लो, बट लेकिन वो मतलब ऐसे ही है। तो उन्होंने फिर उसको कंडेंस करना शुरू किया। कंडेंस करते 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 दे केम डाउन टू 29 क्वालिटीज, जैसे कि 29 क्वालिटीज सर, ओके, ये और क्यों का मैं बता रहा हूँ आपको, 29 क्वालिटीज में आ गए। तो इनिशियली जो उन्होंने एक सहमति बनी कि ठीक है, जो यंग कैंडिडेट आएगा, मतलब एनडीए वाला, उसको जॉइंट सर्विसेज विंग कहते थे उस टाइम पे, जेएसडब्ल्यू। ओके, एनडीए नहीं कहते थे, जेएसडब्ल्यू के अंदर में जो सिलेक्शन के लिए आएगा उसके लिए 29 क्वालिटीज, क्योंकि अभी वो बच्चा है 15, 16, 17, 18 साल का जो भी बच्चा है, तो उसमें हमें ज्यादा देखना पड़ेगा। और जो अपना आईएमए की एंट्री के लिए आएगा उसके लिए 15 क्वालिटीज। ओके, तो ये कुछ दिन तक ये चला, अच्छा, कुछ सालों तक ये चला, 29 एंड 15। फिर 1962 आते आते कहीं ना कहीं एक कंसेंसस निकला, उभरा कि यार एक्चुअली इसमें भी देखा जाए तो चाहे एनडीए का ले लो, चाहे आईएमए का ले लो, 15 क्वालिटीज जो है वो सब कवर कर लेती है। तो कंसेंसस बन गया कि लेट्स हैव 15 क्वालिटीज ओनली। तो 1962 से 15 क्वालिटीज जो चली अभी भी आ रही हैं। और मैंने पहले भी स्टेटमेंट किया था कि इसके अंदर में एक भी क्वालिटी ऐड करने की कोई कोशिश आज भी करता है तो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन इतने कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। 15 उस टाइम पे जब इवॉल्व किया गया 15 को, उसके ऑपरेटिव डेफिनेशन बनाए गए, वो डेफिनेशन आर वेरी वेरी कंसाइज, एंड उसके अंदर में सब कुछ है, उसमें और कुछ ऐड करना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो कोई कर नहीं पाया अभी तक। तो 15 क्वालिटीज जो चली आ रही हैं वो चली आ रही। नाउ ये कंसेंसस बन गया, धीरे धीरे डीपीआर अलग होता चला गया, और 1982 के अंदर में डीपीआर से ये डीआईपीआर बन गया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो ये पहले से था, बीच में डीपीआर रहा, डीपीआर अलग भी हो गया, फिर वो पीस हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर में शिफ्ट हो गया, मेरठ से कुछ दिन वहां चला, कुछ दिन फिर ये और कहीं दिल्ली के अंदर में एक जगह और शिफ्ट हुआ, तो 3-4 बार शिफ्ट होता रहा। फाइनली वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया 1982 के अंदर। तो 1982 से डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च is doing the research work on all the selection system of the defense forces. एसएसबी का उसका मेन काम है एसएसबी को इवॉल्व करना, और वो जो टेस्ट बनाते रहते हैं वो इवॉल्व करते रहते हैं, नए नए बना के भेजते रहते हैं पूरे इंडिया के अंदर में ऑल सिलेक्शन सेंटर को। तो वो टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। आपको लगता है कि वो पुराना टेस्ट है, लेकिन ये पुराना नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि एंड्रॉइड के नए नए वर्जन आते रहते हैं, आपके फोन के अंदर में नया वर्जन आ गया, ऐसे ही यहाँ पे भी नए नए टेस्ट बन के आते रहते हैं। अभी उनका दायरा बढ़ गया है, वो अलग अलग के लिए भी कर रहे हैं, एसएसबी के लिए भी कर रहे हैं, कमांडो के लिए भी कर रहे हैं, मार्कोस के लिए भी कर रहे हैं, कोबरा फोर्स के लिए भी कर रहे हैं। तो डीआईपीआर बहुत कुछ काम कर रहा है कमांडो फोर्स के लिए, मार्कोस के लिए। मैंने कुछ टेस्ट बनाए हैं डीआईपीआर में रहते हुए जो नेवी में यूज हो रहे हैं, और उनका सिलेक्शन बढ़ गया है, और जो वहाँ पे मार्कोस सेलेक्ट हो रहे हैं देवर, मतलब सही मायने में जिनको होना चाहिए वो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड की तरह पूरे इंडिया के अंदर में यूज हो रही है। ये अपने आईएएस के अंदर में भी इसके अंदर में यूज इन लोगों ने करना शुरू कर दिया है आईएएस के सिलेक्शन के अंदर में, और बाकी इसके अंदर में भी करते हैं। तो ये स्टडी सब लोग कर रहे हैं। ओके, सो ये बात तय हो गई दैट द सिस्टम हैज अ कैपेबिलिटी टू जज दैट। आपने सर ज्वाइन कब किया था? अराउंड 71 के आसपास कब था आपका सर? नहीं, मैंने तो कहाँ पर, आपने फोर्सेस एसएसबी कब दिया था आपने? हाँ, मैंने 1983 में दिया था। 1983 एंड 2023 ये सिस्टम इतना रोबस्ट है कि किसी भी टाइम काल में जज करके सही बंदा लिया है। सो ये बेहतरीन। देखो, इसमें 2 फैक्टर हैं शुभम, एक चीज मैं और बताता हूँ। जो जनरली साइकोलॉजी की बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट, एक होता है रिलायबिलिटी, और एक और है दिमाग में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स करते हैं, पढ़ते हैं, ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी आप कहीं करके देख लीजिएगा। ये 2 फैक्टर के ऊपर में कोई भी टेस्ट बनता है वर्ल्ड ओवर के अंदर में, इन 2 फैक्टर पे उसको खरा उतरना पड़ता है। इट हैज टू बी रिलायबल, इट हैज टू बी वैलिड। अगर ये दोनों पे खरा उतरता है तो वो वर्ल्ड वाइड अप्लीकेबल की दशा पा लेता है, मतलब इट कैन बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो ये रिलायबिलिटी और जो वैलिडिटी का होता है, ये काफी बहुत रिसर्च करके, वेरियस टेस्ट करके, उसके अंदर में वो सब करने के बाद में ही वो टेस्ट को अप्रूवल मिलता है, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलता। इसीलिए टेस्ट करने के अंदर में साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे भी लग सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल के टेस्ट बनते हैं, 1 दिन में नहीं बनते, 1 महीने में नहीं बनते, मिनिमम उसको 1-2 साल चाहिए होता है कोई भी टेस्ट को बनाने।
क्योंकि ये जो फैक्टर हैं, चाहे तुम इसको यहाँ पे दे लो या बल्गारिया में दे लो या अमेरिका में दे लो, टेस्ट का रिजल्ट आपको बिल्कुल वैलिड मिलेगा। ये रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर द टू फैक्टर्स। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मैं एफडी की कहानी सुनना चाहूंगा सर, फोर्स डिफेंस एकेडमी की। आई कम टू न्यूज़ कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, उतने दिन में हम एक फौजी बना देते हैं, हर दिन एक फौजी। ये क्या सिस्टम है कि आपके रिकमेंडेशन भी ऐसे जितने दिन हैं महीने में उतने ही फौजी बन रहे हैं, मतलब रिकमेंडेशन हो रहे हैं, ये क्या कहा था? देखो सिलेक्शन रेट तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक ऐसा बन रहे हैं करके, लेकिन हाँ बन रहे हैं, सिलेक्शन रेट बट बढ़ा है। ऐसे ही है ना कि 20 प्लस हो चुके हैं, 1 महीने में 20 प्लस हो चुके हैं, ऐसी कुछ कहानी सुनने हाँ, आई है। मतलब 1 महीने में नहीं, लेकिन हाँ 2-2.5 महीने में हो गए हैं, 20 प्लस करीब हो चुके हैं। यस, हो चुके हैं। अच्छा, आई एग्री। हम उसको एग्जैगरेट भी नहीं करना चाहेंगे, बट सिलेक्शन रेट डेफिनेटली अच्छा है, बेटर है। उसका मेन रीजन है कि हम बच्चों को है ना इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिविजुअल फीडबैक देते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे वो जीटीयू के हो, चाहे वो आईयू का हो। प्रॉपर तरीके से जैसे करना चाहिए वैसे हम टेस्ट करते हैं, और उसको इंडिविजुअल टेस्ट वाइज, टेस्ट नंबर वाइज उनको हम रखते हैं, और वैसे फीडबैक देते हैं, भाई तुमने टेस्ट में ये गलती करी है, तेरे को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। हम जनरलाइज करके नहीं करते। कई मतलब जो अपने ये कोचिंग सेंटर्स हैं या मेंटरिंग में है, लोग जनरलाइज करके पढ़ा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बट लेकिन जनरलाइज के अंदर में इंडिविजुअल जो अटेंशन मिलनी चाहिए कैंडिडेट को, वो शायद नहीं मिल पाती। यहाँ पे हम दे पा रहे हैं, एफडीए के अंदर में दे पा रहे हैं, एंड उनका हम मनोबल ये करके इतना बढ़ा देते हैं, अपने लेवल पे उनको ले आते हैं, और उनके लेवल पे हम उतर जाते हैं, उनको उस तरह से सिखाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते कि ये टीचर है, हम दोस्त बन के पढ़ाते हैं उनको, एक्चुअली फ्रेंडली होते हैं, तो वो सेट 1 मिल जाता है बच्चा। एक साथ 1 to 1 बैठते हो, और आप डाउट क्लियर कर रहे हैं, उसके उसकी पर्सनैलिटी का जो नाम है आई नहीं था, सामने लेकर आ रहे हैं, सामने बैठ के उसके। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स द ओनली सीक्रेट, बिल्कुल। बस यही ओपन सीक्रेट है। बस और कुछ नहीं, वो बच्चे को मालूम होना चाहिए कि वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या गलती कर रहा है, क्या उसमें टर्म्स यूज कर रहा है, जीटीओ में क्या गलती कर रहा है, आयु में क्या आंसर में गलती कर रहा है, कहाँ पे उसका इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, यही एक हमारा सीक्रेट है। उसके अलावा हमारे पास में और कोई नया सीक्रेट नहीं है, एंड दिस इज गुड इनफ। आई एम टेलिंग यू, दिस प्रोड्यूसेस रिजल्ट। आप करके कोई भी देखेगा, इंडिविजुअल अटेंशन देखे कैंडिडेट को, भले 50 बच्चे हैं, हम 50 बच्चों को 50 अगर उसको 2-2 मिनट भी लगाएं, तो हम 100 मिनट उन बच्चों के साथ जरूर लगाएंगे। 2 मिनट तो अपने कम ही बोल रहा है, उसके साथ में जब बैठते हैं तो 5, 10, 15 मिनट भी हो जाता है। और हम टाइम का वो नहीं करते। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं बैठता हूँ वहाँ पे 9 बजे से, तो रात के 8 बज जाते हैं, तो भी 12 घंटे भी हो जाते हैं मेरे लिए, 9 भी बज जाते हैं। मैं 9 बजे अपने रूम में वापस पहुँचता हूँ, जो कि मैं 8-8 घंटे में, पहले तो अपने जब सर्विस में था तो 8 घंटे से ज़्यादा काम शायद नहीं करता था, लेकिन अभी हम 11-12 घंटे तक बैठे रहते हैं बच्चों के साथ में, एंड चाहते हैं कि बच्चा सीख के जाए, और वो सेलेक्ट होते हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो हम थकते भी नहीं कि 12 घंटे बैठ लिया हमने कंटिन्यूसली, और हम बहुत थकावट हो गई, नहीं, वी फील हैप्पी। अच्छा, बट दैट्स अमेजिंग। मतलब ये एक दिन में एक रिजल्ट आ रहा है, अपने आप में कहानी है कि हर बच्चा जा रहा है, जिस बैच में भी जा रहा है वहाँ एक एफडीए का बच्चा वो रिजल्ट निकाल के ला रहा है, बहुत बड़ी बात है। दैट्स अमेजिंग। ओके सर, एक सवाल रह गया है, मनसा वाचा कर्मा, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती इसमें 2 = 2 होते हैं। आप बात समझ रहे हो, यहाँ पर व्यूअर्स तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मनसा = वाचा, वाचा मस्ट = कर्मा। Then only we are getting a right candidate who is fit for the armed forces, because the person who is going to get recommended from your words, that can be chief of army staff, naval staff and air force। बहुत बड़ी बात है। देश की कमान आने वाले 10-20 साल बाद या 30 साल बाद करीबन उसके हाथ में हो सकती है, और होती है, क्योंकि आप ही का ही निकाला होता है। तो ये समझाइए, और ये क्या है, ये क्वेश्चन बच्चे कैसे मैच कर सकते हैं, उनको क्या करना है, क्योंकि आपने एक शुरुआत में टर्म बोली थी इंट्रोस्पेक्ट। आपने अपना एग्जांपल दिया था कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में जब इंट्रोस्पेक्ट किया, तब जाके थर्ड में मैं रिकमेंड हुआ। तो हाउ वी कैन मेट दैट, वो कैसे मिलेगा हमको? देखो, मैं थोड़ा सा इसके साथ में मुझे पर्सनालिटी का इशू ऐड करना पड़ेगा। ओके, मनसा वाचा कर्मणा, जो मनसा है मतलब मन, वाचा जो आप बोल रहे हो, और कर्मणा जो जीटी। तो मन मतलब साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा है, वाचा आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर चेक कर रहा है, और कर्मणा ये बेसिक सबको मालूम है, डिफरेंस ये बेसिक है। अब जो हम मनसा की बातें करते हैं, तो बेसिकली मन, बेसिकली ये आपका माइंड एक्चुअली, मोर देन मन, इट इज माइंड एक्चुअली। अब इसमें मैंने कहा कि मैं पर्सनालिटी को ऐड करना चाहूंगा। पर्सनालिटी जो है
ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्चुअली फिनोमिना है. नो टू इंडिविजुअल विल बी हैविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी. कई बार तो ट्विंस के अंदर में भी सिमिलर नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं. तो पर्सनालिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है actually. और उसकी स्टडी करना भी कॉम्प्लेक्स ही है. इट इज नॉट दैट इजी. एक दो चीजें मेरे को जोड़नी पड़ेंगी इसके अंदर में कि पर्सनालिटी ना क्वेश्चन बनती कैसे. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सर हम ये क्या है, कैसे बने. तो हमारा जो क्वेश्चन होता है जब हम एसएसपी के अंदर में आते हैं, वी वांट टू सी हाउ दिस पर्सन हैज बिकम व्हाट ही इज टुडे. हाउ दिस पर्सन हैज बिकम व्हाट ही इज टुडे. तो मतलब जो मेरे सामने आज बच्चा है वो कैसे बना है ऐसा. तो ये कैसे बना, तो हमें इसके लिए पास में जाना पड़ता है. मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर की बात करूं तो हम जो पास्ट की बात करते हैं, तो हम जब उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं, उसकी स्कूलिंग की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम उसके पास में जाते हैं. पास में उसमें कैसा कैसा गुजरा, उसके साथ में क्या हुआ. तो अब एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल देके बोलने की कोशिश हुआ कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो एक प्रथा होती थी हमारे देश के अंदर में कि वो बच्चे के हाथ में गोद में लेके हमारे बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी उसके बुजुर्ग हाथ में लेके उसे कान में कुछ बोलते थे. आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं ये हाँ, प्रथा हाँ. के बारे में. जी. पता है तो बहुत अच्छी बात है. तो कान में क्या बोलते थे, हम कभी कुछ कोई मंत्र पढ़ते थे या कुछ ऐसी चीज बोलते थे उसके अंदर में. उस बच्चे ने अभी तो सुनना, मतलब सुन तो रहा है लेकिन कुछ समझना तो सीखा नहीं, बोलना तो सीखा नहीं, पैदा ही हुआ है अभी कुछ घंटे का ही है और आपने उसके कान में कोई मंत्र फूंक दिया. तो ये क्यों करते थे, कभी सोचा है क्या. तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं बच्चा है ना, जो सुनने की शक्ति तो वो पेट में था तब से ही रखता था, वो ऐसी बात नहीं है. एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जब माँ गर्भवती रहती है तो घर में कहा जाता है, आज भी कहा जाता है कि तुम घर में अपना कोई भजन सुना करो, अच्छे अच्छे विचार रखा करो. हाँ, तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि वो बच्चा भी वो पेट के अंदर में है लेकिन वो सुन रहा है. When he started learning this kind of a thing or listening this kind of a thing, तो वो संस्कार पढ़ने शुरू तब से ही हो जाते हैं. और फिर उसके बाद में घर के अंदर में जो भी एटमॉस्फेयर होता है, जो भी वातावरण होता है, वो वातावरण का असर बच्चे पे जरूर होता है. तो फर्स्ट हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमारे फर्स्ट टीचर होते हैं. और जो हमारे भाई बंदी और दादा दादी, नाना नानी जो होते हैं, ये हमारे को फैमिली मिलती है. तो पहले 5-6 साल फैमिली का बैकग्राउंड आपकी पर्सनालिटी बनाने में मदद करता है. तो दैट इज अ टाइम आप जो भी देख रहे होते हो, जो भी सुन रहे होते हो, जो भी समझ रहे होते हो एज ए किड, एवरीथिंग स्टार्ट गेटिंग स्टोर्ड इन योर माइंड. सारा आपके दिमाग में वो नेटवर्किंग होती रहती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. कि पर्सनालिटी का पहला आपका यहाँ पे पड़ता है. फिर आप 6 साल के या 5 साल के आसपास में स्कूल जाना शुरू करते थे. आजकल तो 3 साल में भी जाना शुरू करते हैं. जी जी. तो स्कूल इज द सेकंड एक्चुअली एनवायरनमेंट विच यू मीट. वहां पर आपको अपने दोस्त मिलते हैं, वहां पर आपको अपनी टीचर्स मिलती हैं और भी लोग मिलते हैं. तो वहां पे जो सेकंड इंप्रेशन आपके माइंड पे पड़ता है, जो पर्सनालिटी बनने में मदद करता है, इज योर स्कूल. तो अगेन जब हम जब क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यू हैव गॉन, हाउ मच हु आर योर फ्रेंड्स एंड ये ब्ला 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 ब्ला, लिंक करिए इस क्वेश्चन को आप, है ना? और वो उसकी भी लिंक करिए कि आपके फैमिली में क्या है, फादर क्या थे, मदर क्या थी, कैसा बिहेवियर था मदर, ग्रैंडफादर क्या बोलते थे, किसके पास में आप जाते हो, प्रॉब्लम होती है. तो ये जो क्वेश्चन है ना कहीं ये सब चीजें को निकालने की कोशिश करता है. ओके, तो बाय द टाइम 15-16 साल 17 साल की उम्र जब आ जाती है तो एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो चुका होता है. इट इज नॉट दैट कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट आगे नहीं होता, बट लेकिन एक बाई एंड लार्ज आपके फुल्ली डेवलप पर्सन हो जाते हो. पर्सनालिटी आपकी बन चुकी होती है. उसके अंदर में 2 क्वालिटी आई होती हैं. एक क्वालिटी होती है इनेट क्वालिटीज और एक होती है एक्वायर्ड क्वालिटीज, जिसको हम ये भी कहते हैं कि नेचर एंड नर्चर. Nature and nurture. Nature is what has been given by your parents. Your X chromosomes, Y chromosomes you receive from mother and father. So there is some qualities which actually get transmitted through your personality through these genes. Okay, ये chromosome से कुछ personality के आपके हैं, वो कहलाती है innate. That is what is nature has given to you. And the second part is the nurture, which I was talking about. The family का जो आप जिस तरह से nurturing हुई है और आपके स्कूल कॉलेज में जो nurturing हुई है, that is the second part. तो ये 2 part nature and nurture बना के एक बंदे की पर्सनालिटी बनाते हैं. तो वो पर्सनालिटी को जानना बहुत बहुत जरूरी है. एसएलपी के अंदर में जब हम लोग साइकोलॉजी जो टेस्ट देता है वो बेसिकली आपकी वो तीनों देखता है. वो बेसिकली अपना कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस नहीं करता, वो सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पे ध्यान देता है. और जो
इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो कॉन्शियस माइंड को पढ़ रहा होता है, बिकॉज वॉट एवर यू आर कैरिंग आउट डिस्कशन यू आर डूइंग इन ए कॉन्शियस स्टेट, तो वो कॉन्शियस माइंड को पढ़ रहा होता है। और जो जीटीयू के अंदर में है वो तीनों को मिला के यूज कर रहा होता है, वो कॉन्शियस भी रहता है, अनकॉन्शियस भी है, सबकॉन्शियस भी, उस तीनों को मिला के वो जो भी उसका प्रैक्टिकल करना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो वो यूज कर रहा होता है। तो हम कहीं ना कहीं ये तीनों पढ़ने की कोशिश करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, और ये तीनों पढ़ के जब हम प्रोफाइल लिख लेते हैं, दैट प्रोफाइल इज पर्सनालिटी प्रोफाइल। वो हो गया मनसा वाचा और कर्मणा के थ्रू हमने ली है, सो दैट इज द रीजन ये मनसा वाचा कर्मणा आता है। ओके, दैट्स अ फेयर थिंग। नाउ आपके टाइम में आपने एसएसबी तैयारी कैसे की थी? आई एम श्योर आपको तो बड़े भैया या किसी ने बताया होगा कि फलाना आदमी गया है फौज में, एक बार उससे मिलिए, वो थोड़ा बता देगा तुम्हें। ऑफ कोर्स हम मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं किसी से नहीं मिला था। द ओनली थिंग मेरे को जो मोटिवेशन लेवल था कि मुझे एक छोटी सी कहानी याद है, स्कूल के अंदर में मेरे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वो उनका नाम भट्ट सर था, डॉक्टर NN भट्ट करके हुआ करते थे, बहुत अच्छे MP के मतलब प्रिंसिपल माने जाते हैं, और हमारा स्कूल उस टाइम पे बहुत अच्छा स्कूल में गिनती होता था, तो ऑलमोस्ट एक मिलिट्री स्कूल की तरह रन करता था। इट इज अ सिविलियन स्कूल, लेकिन बैंड की जो प्रैक्टिस होगी, परेड की जो प्रैक्टिस होगी, वो NDA का रिकॉर्डेड म्यूजिक होता था, बैंड होता था, उस पर हम लोग अपना मार्च पास करा करते। तो कहीं ना कहीं वो एक भावना डेवलप करी हुई थी हमारे के अंदर। हमारे सारे बच्चे जो थे मतलब उस स्कूल के एक बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और देश के प्रति वो करने वाले बच्चे हुआ करते थे। तो एक तो पहली ये चीज़। दूसरी चीज़, एक बार असेंबली के अंदर में दो बच्चे आए, यंग कैडेट थे, वो NDA में सेलेक्ट हो गए थे, और वो उनको बुलाया गया था कि स्कूल में आओ और बच्चों से बात करो। तो असेंबली में उनको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में खड़ा किया गया, और उनकी पर्सनालिटी देख के हम लोग भौचक्के से रह गए। एक्चुअली दे वर लुकिंग सो स्मार्ट एंड सो हैंडसम, सामने खड़े होकर, हालांकि क्रू कट थे, लेकिन उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग लग रही थी, इतने ट्रिम और स्ट्रेट थे। और फिर जब उन लोगों ने हम लोगों से जो बात करी, इतनी अच्छी बात करी, इतने कूल एंड कॉन्फिडेंट मैनर में करी, तो एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे एक छाप सी बैठ गई। और वो दो बच्चे थे, एक मेरा प्रिंसिपल का ही बेटा था जो मेरा बाद में नेवी के अंदर मेरा सीनियर बना, और एक दूसरा था जो आर्मी में ज्वाइन किया। इन लोगों से मेरे अभी भी कॉन्टेक्ट में हूँ मैं, दे आर वेरी सीनियर टू मी। बट इन लोगों का जो छाप पड़ी, तो मेरे दिमाग में फिर एक ही चीज़ आई कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। मैं उस टाइम पे मैं शायद 7th-8 में ही रहा करता था, ओके। लेकिन अभी 4 साल बाकी थे मुझे कुछ करने के लिए, NDA या कुछ आगे करने के लिए। तो वो एक दिमाग में जब भर गया था, तो फिर मेरे तब से वही दिमाग में रहा कि मेरे को करना है। हालांकि मैं पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था, आई वॉज वेरी एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट, लेकिन खेल कूद में मैं बहुत अच्छा, आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, यू नेम एनी गेम, आई वॉज वेरी गुड। आई वॉज कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम माई स्कूल की, मैं हॉकी का कैप्टन रहा, फुटबॉल में मैं सीनियर के लिए खेलता था, जूनियर डिवीजन में होते हुए भी। तो मेरे गेम स्पोर्ट बहुत अच्छे, एथलेटिक्स मेरी अच्छी थी, जो बाद में शॉर्ट पुट, जैवलिन, रनिंग में बहुत मैंने मेडल्स जीते हैं इसके अंदर। वो मेरा एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इशू था। तो वो उस टाइम पे मैंने क्या बोलते हैं NDA नहीं दिया, पढ़ने में अच्छा नहीं था, मुझे कहीं थोड़ा सा वो था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने CTS जरूर दिया। बाय द टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक दिमाग में रियलाइजेशन आ गया, अगर डायरेक्ट गैजेटेड ऑफिसर बनना है तो यही एक तुम कर सकते हो, तो इसमें जान लगा दो। अच्छा, तो मैंने फिर पहला वाला एग्जाम दिया मैंने CTS में। एग्जाम क्लियर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, CTS का मैं बड़े आराम से क्लियर करता था, अच्छे मार्क्स आ जाया करते। अच्छा, बट मेरा है कि परिस्थिति मैंने बताया था, शायद मैं इलाहाबाद गया था, तो नहीं, बेंगलोर गया फर्स्ट वाला तो नहीं हुआ, फिर इलाहाबाद गया तो मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं हुआ। तब बैठ के फिर मैंने बहुत सोचा विचारा, और वॉट एवर टू इंट्रोस्पेक्शन मैंने आपको कहा कि मैंने किया, क्या गलती मैं कर रहा हूँ उसको मैंने सुधारा, एंड देन आई वेंट अगेन एंड देन आई डिड वेरी वेल एक्चुअली। फिर थर्ड वाले में तो आई वाज वेरी श्योर कि मेरा हो जाएगा, एंड लिटरली हैपेंड। एंड AIR मेरी 59 आई थी उसके अंदर में, व्हिच आई कंसीडर क्वाइट गुड एक्चुअली, ऑल इंडिया के अंदर में इतनी आ जाए। अगर अब सर आप सोच रहे हैं, आप मतलब ये शायद साइकिल कहते हैं लाइफ को, या कुछ भी कह लीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहेंगे, बट सोच के देखिए, कभी आप रिपीटर थे, इंट्रोस्पेक्ट आपने किया, एंड नाउ यू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, SSB बोर्ड, एंड वो भी बहुत ही हाई रैंक से आप रिटायर्ड हुए। और अब आप कैसे देखते हो इंट्रोस्पेक्टिव को प्लस एज अ व्यू पॉइंट ऑफ द प्रेसिडेंट को, वो क्या है? क्योंकि FDA में आने का मतलब समझ रहे होगी, वो तो आपसे चली मुलाकात होएगी, पर जहां तक अगर जिस तरह से भीड़ बढ़ती चली जाएगी, हर कोई तो मिल नहीं पाएगा ना आपसे। तो थोड़ा क्लियर वे में
क्या हो रहा है, कैसे इंट्रोस्पेक्टिव करना है? आजकल की 2-3 चीजें जो हैं आजकल के बच्चों में, इंट्रोस्पेक्शन कई लोग नहीं करते, ये तो मैंने पहले भी कहा है। हाँ। और दूसरा जो एक चीज कमी जो पाई जाती है आजकल, अगर हम अपने पीपल एसेसर पॉइंट व्यू से बोलें, तो एक तो है कि उनका फैक्टर 2 काफी प्रॉब्लम निकलता है। फैक्टर 2 आप अगर देखेंगे तो फैक्टर 2 आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड की, उसके अंदर में जो फैक्टर 2 है, अडेप्टेबिलिटी का फैक्टर, कॉपरेशन का और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये तो 3 क्वालिटीज हैं, इसके अंदर में कई लोग बच्चे आजकल क्लियर नहीं कर पा रहे। एक और इशू साथ में आता है कि जो आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो नहीं खेलते, तो आजकल के बच्चे थोड़े से कहीं ना कहीं फिजिकली, मैं कह रहा हूँ कि कुछ वीक्स होते, इतने ज्यादा वो मतलब स्ट्रांग नजर नहीं आते, या कहीं कहीं ना कहीं कमी उनमें थोड़ी सी आती है। और जो गेम स्पोर्ट्स नहीं खेलता, ऑब्वियसली वो अगर ई गेम्स खेलता है सिर्फ मोबाइल्स पे या अपने लैपटॉप पे, तो उसका फैक्टर 2 तो बन जाता है। मतलब वो बहुत लोगों का इंटरमिंगल नहीं करता, सोशल इतना नहीं है, फ्रेंड इतने नहीं रखता, खेल कूद नहीं करता, लड़ाइयाँ होती है वो होती है दोस्तों में, वो भी सब कुछ नहीं उसने फेस किया होता है, तो वो एक इंडिविजुअल ज्यादा है, इज मोर ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक नेचर बंदा, और वो फैक्टर 2 के केस में पकड़ा जाता है। तो वो हमारे को मतलब उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो फैक्टर 2 निकल गया तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैक्टर 2 इज वन ऑफ द कोर क्वालिटीज एक्चुअली। APR के अंदर में ये कोर क्वालिटी में गिनती होती है। देयर आर 5 कोर क्वालिटीज जो शायद आगे किसी को नहीं मालूम होगा। एक तो फैक्टर 2 की 3 होती हैं, एंड करेज एंड लाइवलीनेस, ये 5 क्वालिटी, 5 क्वालिटीज आर कंसिडर्ड एज कोर क्वालिटी, और उसको अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो दे आर इनेट क्वालिटीज, इनेट। मतलब करेज और लाइवलीनेस डन, और आई थिंक फैक्टर 2 से रिलेटेड आप बोलना चाह रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी, हाँ ये थी अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आजकल के बच्चे लोग मार खा रहे हैं इसके अंदर, दे आर समवेयर लैकिंग इन दिस। इनको ये इन क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। दे शुड बी मोर सोशल, दे शुड बी मिंगलिंग अराउंड, दे शुड बी, अगर उसमें दोस्तों में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो फेस करो, बट रहो सोशल, रिमेन ए सोशल एनिमल, रिमेन ए सोशल पर्सन। अपने आप को एक मोबाइल के साथ में अपने कमरे में दुनिया में मत बांध लो, आगे बढ़ो, खेलो कूदो, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के। आजकल क्या मतलब हमेशा ही से ज़रूरी रहा है फिजिकली एक्टिव होना, तो सोशल के साथ में, फ्रेंड के साथ में, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट टीचेज यू वेरी मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ये एक अपने जनरल जोरावर सिंह भी शायद होते थे, उनका भी एक स्टेटमेंट था, किसी का अगर कैरेक्टर आपको जानना है तो उसका गेम देख लो, आप क्या गेम खेल रहा है उसका कैरेक्टर पता लग जाए। अच्छा, ठीक है। पर अभी तरह इंट्रोस्पेक्टिव सब आई थिंक थोड़ा सा रह गया। ये तो वो आई थिंक आपने बताया कि जो करना चाहिए, और जैसा आपने बताया अपना चरित्र कि भाई सतीश कैसा था, भाई कैप्टन सतीश, अभी तो कैप्टन सब रिटायर्ड है, बट सतीश जो लड़का था वो तो बहुत ही डायनामिक है, वैसा लड़का नहीं, अरे कुछ सर नहीं, क्या मैंने बात कहा कर रहे हैं आप, नहीं कह के तो सतीश की बेइज्जती कर रहे हो, छोटे से सतीश की। इतने सारे स्पोर्ट्स खेलता है, कोई स्पोर्ट्स का नाम ले लो, मेडल कितने हैं उसके पास? मेरे पास तो एक ही स्पोर्ट्स का मेडल है सर, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा नहीं है। बट I really डायनामिक है don't know, but sport and games मेरा स्ट्रांग था। I was very average in studies। मैं क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन भी बड़ी मुश्किल से आता था। इनफैक्ट मेरा सिर्फ जाके ग्रेजुएशन में आई वाज सेकंड डिवीजन। अच्छा, और मेरा जो उस टाइम पे 12th भी था, वो भी मैं 59.6 पे अटक गया था, फर्स्ट डिवीजन नहीं। तो आई वाज एवरेज स्टूडेंट एक्चुअली, बट लेकिन कहीं ना कहीं मेरे में एक प्रैक्टिकलिटी काफी थी एक्चुअली। समहाउ वो प्रैक्टिकलिटी डेवलप कहाँ से हुई होगी, मेरे को जहाँ तक लगता है मेरे स्पोर्ट्स गेम से हुई है, मेरी फ्रेंड से हुई है, मेरे सोशल बीइंग होने से रही है। आई वाज गुड इन प्रैक्टिकल्स। आई डू कैन यू रिमेम्बर दोस वर्ड जब सेकंड अटेम्प्ट था तो आपने क्या इंट्रोस्पेक्ट किया था? वो वर्ड, उस टाइम पे हाँ सेकंड अटेम्प्ट था आपका, आप थर्ड अटेम्प्ट पे जा रहे हैं, यू गोइंग टू बी वेरी श्योर कि इस बार तो मेरा हो जाएगा, पर सेकंड अटेम्प्ट में क्या इंट्रोस्पेक्टिव था? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको मेरी उस टाइम पे क्या कमियां थी जो मैंने उस टाइम पे सोची थी, मुझे याद है आज भी। अच्छा, अब हाँ, याद है इन द सेंस कि क्योंकि वो बहुत एक जिंदगी का मोड़ था, जो आपने कुछ अचीव करना था और कर लिया था, तो वो चीजें दिमाग से उतरती नहीं। जी जी तो जी, मेरे लिए प्राउड मोमेंट तो था ही वो। तो लेकिन मैंने किया क्या था, ऑब्वियसली जब मैं वापस आ गया था सेकंड अटेम्प्ट से भी,
तो मुझे थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा सा धक्का सा लगा था, क्योंकि मैं इस बार कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाना चाहिए। एंड मैं कई बार सोचता रहा क्या हुआ, तो एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में आई। एक तो मेरी शायद इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत वीक दैट टाइम। आई वॉज फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट एज यू नो कि देर आर मैनी इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पर इंग्लिश मीडियम तो है, बट मीडियम ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर इज हिंदी ओनली। तो ऑन पेपर इंग्लिश मीडियम, बट देन जनरली वी आर टॉकिंग इन हिंदी। तो इंग्लिश वीक थी, वोकैबुलरी मेरी वीक थी। तो मुझे कहीं ना कहीं असर होता था इंटरव्यू के अंदर में। इंटरव्यू के कई बार वो क्वेश्चनिंग में थोड़ा सा मैं भी आई टू टेक टाइम, तो मैंने कहा मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए। दैट इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग, मेरा अपना क्या बोलते हैं, मैं वैसे स्पोर्ट्स गेम तो खेलता था, ठीक ठाक था, मैं ठीक कर लेता था, लेकिन किसी ने ये भी कहा कि अगर आप 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर लेते हो, उसके बाद में और भी कर लेते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू आउट। ओके। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट मी डू 13, 14, 15 मैं करूँ। तो वो करने के लिए मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस, एंड आई वाज वेरी लीन एंड थिन एक्चुअली। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बहुत दुबला पतला लड़का था। अच्छा। दिखने में मैं बिल्कुल सीखिया पहलवानी कह सकते हैं, उस तरह का बच्चा हुआ करता था। ओके। सीखिया पहलवान, और लेकिन दौड़ने भागने खेलने कूदने में तेज था। तो उस टाइम पे मैंने एक दूसरी चीज शुरू करी कि मैं रोज सवेरे दौड़ूंगा और अपनी स्टेमिना को बढ़ाऊंगा। तो ये स्टेमिना को मैंने बढ़ाने का एक, दौड़ना ही जाना पड़ेगा, तो ये दो चीजें मैंने करनी। अब मैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कई लोगों से मतलब इंग्लिश नॉवेल्स लेके पढ़ना शुरू किया। एक तो ये किया। कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू उस टाइम पे भी आती थी, आज भी आती है। हाँ, CSR। कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू बुक को मुझे बड़ी पसंद आई। जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया, तो मैंने 6 महीने की बुक खरीद ली और उसको पढ़ना शुरू किया। तो मेरी एक जनरल नॉलेज भी बढ़ गई और इंग्लिश पढ़ने में भी कहीं ना कहीं मुझे मदद मिली। तीसरी चीज मैंने करी, जो आप हंसोगे मेरी बात पे, कि मैंने एक डायरी खोली थी, और डेली जब मैं कुछ पढ़ता था तो मेरे को कई ऐसे वर्ड्स आते थे जिसका मतलब ही नहीं समझ में आता था मेरे को, इंग्लिश के वर्ड्स। तो मैं उनका वर्ड्स एक्चुअली लिख लिया करता था, और फिर मैं डिक्शनरी खोल के उसका मीनिंग उसका निकालता था। तो मिनिमम मैं 10 वर्ड रोज मैं लिख लिया करता था, 10 न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स विद अ मीनिंग। जब मुझे उसका मीनिंग समझ में आ जाता था, तो फिर मैं उसको यूज करने की कोशिश करता था, सेंटेंस में कैसे यूज करूं, वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग। तो धीरे धीरे मेरी वोकैबुलरी बढ़ी, मेरी इंग्लिश भी बढ़ी, एंड देन आई बिकेम लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। ये सब चीजें जब हो जाती हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में बढ़ता है कि ये सब साथ में ही होता है। और सवेरे सवेरे उठ के मैं दौड़ने जाता था। मेरे परेड ग्राउंड एक हुआ करता था भोपाल के अंदर में, दिट वाज नियर अबाउट 7-8 किलोमीटर अवे। साइकिल उठाता था, परेड ग्राउंड पे पार्क करके वो परेड ग्राउंड के चक्कर लगाता था, कम से कम 4-5 किलोमीटर दौड़ता था, और धीरे धीरे मैंने अपनी स्टेमिना को बढ़ाया। तो ये मैंने इसमें ये इम्प्रूवमेंट लेके आया था मैं। एंड व्हेन आई वेंट ओवर देयर, तो आई समहाउ डिड वेरी वेल एक्चुअली। मेरी इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, डिस्कशन मेरा अच्छा रहा, मेरा लेक्चर अच्छा रहा। तो जो भी मैंने पढ़ा था, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू हेल्प मी, मैं वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट जो मैंने कोशिश करी थी उसने मेरे को हेल्प करी। और इस बार मैंने जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल किए, तो मैंने इस बार 14 करे थे। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने 14 के 10 आराम से कर लिया, और डिफिकल्ट वाले मैंने मिला के जो 10 नंबर देते हैं वो 4 एक्स्ट्रा कर लिए। तो एंड आई वाज नॉट इवन टायर्ड दैट टाइम हो गया था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आई मीन ये सब चीजें मुझे हेल्प करी। तो अंदर लोकल टॉप जैसे हम बोलते हैं मेरिट में, चीता लौंडा बन गया था, एंड वो निकाल गया। बट सर, अच्छा एक बात मैंने सुनी है, इन द केस ऑफ रिपीटर, इफ यू फाइंड अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट, यू रिकमेंड हिम और हर। ऐसा कुछ है? नहीं, देखो, रिपीटर्स के केस में तो मैंने जो शायद पहले भी कहीं कहा होगा कि ऑब्वियसली हम रिपीटर्स केस में हम उसको अच्छी तरह से और जांचना परखना की कोशिश क्यों करते हैं। बेसिकली वी वांट टू नो कि जैसे मैंने कहा ना कि मैं इंट्रोस्पेक्शन करके गया था, तो मैंने इंप्रूवमेंट किया। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करके जाओगे, तो डेफिनेटली आप अपने वो परफॉर्मेंस पे इंप्रूवमेंट दिखाओगे। अगर वो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखा ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं उसने इंट्रोस्पेक्शन तो किया ही नहीं अपना, तो उसकी परफॉर्मेंस तो वही कि वही जो पिछले अटेम्प्ट पे थी। अगर उसी लेवल पे रहा, तो बंदे ने तो कुछ किया ही नहीं। जो लास्ट उसको 5-6 महीने मिले, उसके अंदर में वो वैसी का वैसी चला आया, उसने कुछ तैयारी नहीं करी, फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं करा। तो फिर जब वो उसके अगेंस्ट पे चला जाता है, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच गोज अगेंस्ट द रिपीटर। हम उसके लिए कोई अलग से स्ट्रिक्ट नहीं हो जाते, बट डेफिनेटली वी वांट टू सी वेदर ही हैज कम एज ए इंप्रूव्ड वर्जन और नॉट ऑफ हिमसेल्फ।
अच्छा, ही हैज टू बी इम्प्रूव वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, जो पहले आया था वो उससे बेटर होना चाहिए। मतलब 1.0 Better का है। 2.0 होना ही पड़ेगा उसे। हाँ, yes. ओके, सो वन एग्जांपल इज यू, चीता बनना ही पड़ेगा उसे, बिना चीता बना नहीं काम करेगा उसका। ओके, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। ओके, दैट्स वंडरफुल। वन मोर थिंग, you being an interviewing officer is one of the senior officers of the SSB board, हाँ, and you sit just in front of a candidate, मतलब कैंडिडेट को देखते हैं तो प्रेसिडेंट साहब देखते हैं सीधे। आई एम श्योर जब आपने अपनी लाइफ में कभी भी ऑफिसर्स नहीं देखे थे, आपकी फैमिली से कोई भी नहीं था, सो एट दैट टाइम ऑफ योर्स कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जब आखिर में बुलाया? यस, कॉन्फ्रेंस बिल्कुल हुआ करती थी। एंड उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस होती थी और इसी तरह के क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जाते थे। अच्छा, एंड मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसके अंदर में मेरे कॉन्फ्रेंस थोड़ी लंबी चली थी एक्चुअली, जो मुझे बाद में मालूम था कि लंबी चलने का क्या मतलब रीजन हुआ होगा। आई एम स्पेकुलेटिंग इन द सेंस कि मे बी आई वाज अ बॉर्डर लाइन एट दैट टाइम, मेरा सिलेक्शन के चांसेस थी। मैं कह रहा था ना कि मैं कॉन्फिडेंट था, मैं शायद अच्छा किया था। जी, तो मेरी कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी, मेरे से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, इन द इंटरव्यू, इन द कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ, इट वाज सॉर्ट ऑफ ए मिनी इंटरव्यू। तो वो मुझे बाद में समझ में आया है कि यार वो मेरे को शायद बॉर्डर लाइन पे रखा हुआ था, कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। somehow they could not clarify, could not see the same thing in me, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कर। और वो बात सच भी है, कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही करा जाता है, जब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वी आर ट्राइंग टू सी सम क्वालिटी इन अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। ओके। अच्छा सर, कहीं ना कहीं उस वक्त आपने समझ गए थे गेजेटेड ऑफिसर बनना है यार, फौज ज्वाइन करनी है तो भैया करनी है हर हाल में, बट ये चीजें डेस्परेशन में कन्वर्ट हो जाती है, उसे आप कैसे देखते हो? वेरी नाइस एप्ट क्वेश्चन एक्चुअली। जो आपने पॉइंट बोला है ना, बहुत ही सही है। इन द सेंस ये है कि आपको डेस्परेट नहीं होना है, यहाँ पर डेस्परेशन नहीं दिखाना है। और वेरी राइटली सेड कि डेस्परेट में, जहाँ पर डेस्परेट में कन्वर्ट हो गई तो परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाता है। दैट्स व्हाट हैपेंड। एनीबॉडी हु इज डेस्परेट कि मुझे सिलेक्शन होना ही है, वो डेस्परेशन होकर अपनी परफॉर्मेंस में अगर कहीं ना कहीं इफेक्ट होने देता है, मतलब टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, और परफॉर्मेंस और अब जो सिचुएशन को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाता, रिएक्ट नहीं कर पाता, तो वो डेस्परेशन उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डेस्परेशन में उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। डेस्परेट शुड मेक यू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड मेक यू मच फॉर कूलर एंड कामर, कूल काम एंड कंपोज। और वो अगर डेस्परेशन कूल काम कंपोज में कन्वर्ट कर लेता है और परफॉर्मेंस देता है, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर, क्या हम एक डेस्परेट आदमी को डेस्परेट आशिक से कंपेयर कर सकते हैं कि एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, चाहिए ही चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है, लड़की पसंद कर रही नहीं कर रही बट वो करे जा रहा है, क्या हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वही वर्ड, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ डेस्परेशन यहाँ पे भी दिखा रहा है कि मेरे को सेलेक्ट कर लो, मैं अच्छा हूँ, मेरा सेलेक्ट होना चाहिए, आई एम गुड। बट हम देख रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई नहीं, इसके अंदर में तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो मेरी लड़की बोल रही है कि नहीं, ये मेरे लायक फिट नहीं है, तो मैं इसको नहीं अपनी बनाऊंगी। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आप कंपेयर तो कर सकते हो। डेस्परेशन एक्चुअली डज नॉट हेल्प, यू शुड नॉट बी डेस्परेट। आई थिंक कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट यही कहते हैं कि आप डेस्परेट मत हो कोई भी चीज के लिए, आप ट्राई टू रिमेन एज यू आर। ठीक है, सीख लिया आपने, उसको आप अपनी उसमें परफॉर्मेंस में दिखाओ। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा सवाल है सर मेरा, आशिक को आशिकी भुलाई नहीं जा सकती, ठीक है? प्यार मिले या ना मिले, ठीक है? अब फोर्ट डिफेंस एकेडमी में बच्चे आते होंगे फॉर श्योर, मुझे तो फौज ही ज्वाइन करनी है सर, और करना ही नहीं है, तो ये यार हम दे भी दे। आप ठीक कह रहे हो। ऐसे मैं बच्चों को यही कहता हूँ, तुमने जो वर्ड यूज किया है ना, मैं कहता हूँ कि तुम्हें फौज ज्वाइन करनी बहुत अच्छी बात है, पर डेस्परेट होकर मत करो, अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करके दिखाओ। डेस्परेशन होने से नहीं हो जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि मैं तो 10 बार गया, 15 बार गया, तो कोई तो ये भी कहेगा कि नहीं, ही इज वेरी डिटरमाइंड। हाँ, डिटर्मिनेशन है ना। हाँ, तभी तो बार बार जा रहा है, इज वेरी डिटरमाइंड। तो क्या हम इसको ऐसे ही लेते हैं? डिटर्मिनेशन यहाँ पे हम उसको कुछ ही हद तक लेते हैं, नॉट इन ए फुल पर्सपेक्टिव। डिटर्मिनेशन जब उसको मानेंगे जब वो इंप्रूवमेंट करके आ रहा है आपके अंदर, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करके लेके आ रहा है, तो फिर बोलेंगे हाँ ये डिटरमाइंड है, इंप्रूव करके आया, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो 14 बार में सेलेक्ट हो रहे हैं, 13 बार में हो रहे हैं,
20 बार में भी सेलेक्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा 20th टाइम में सेलेक्ट हुआ है बच्चा। तो कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता रहा अपनी जिंदगी में और रहा, बट वो सिर्फ डिटर्मिनेशन की वजह से उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंप्रूवमेंट करके आया इसलिए सेलेक्ट। ओके, दैट्स सच अ वंडरफुल इंटरव्यू। कई कहानियां आई सर, एंड थैंक यू सो मच। सर का ये दूसरा इंटरव्यू है और पहला वाला इंटरव्यू विद थंबनेल आपको दिख रहा है, उसके रिगार्डिंग है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो प्रोसेस है ना, ये एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है सर। ये सही कह रहा हूँ सर मैं? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। एंड you need to understand, you need someone to talk regarding your personality. अगर हो सके फोर्स डिफेंस एकेडमी जाओ, आप बातें करो, आप सर के साथ जो पर्सनल टच है वो आपको मिलेगा, एंड देन यू गेट अ बेटर क्लियरिटी कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि आखिर में तो पर्सनैलिटी आपको ही चेंज करनी। सर आईना दिखा सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली टाइम। मजा आया सर बहुत। और अभी एक इंटरव्यू और बाकी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच शुभम, आई एंजॉयड इट। जय हिंद। जय हिंद सर। सो फाइनली एंटायर पॉडकास्ट आपने देख लिया, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली हो, बहुत क्लियरिटी मिली होगी। एंड मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ दोबारा कि अगर आप इंदौर या इंदौर के आसपास रहते हो या पूरे देश में कहीं भी रहते हो, प्लीज़ मेक श्योर कम टू इंदौर, सर्च फोर्स डिफेंस एकेडमी। तो उनके नंबर भी दे रखे हैं, आप उनसे बात करो और 5 डेज प्रॉपर एसएसबी का एक्सपीरियंस लेकर आओ। और लेने के बाद उनसे एक्चुअल में कर्नल, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ से फीडबैक लो कि यार मैं कहाँ हूँ, और फिर अपने घर बैठ के तैयारी करो। समझ रहे हो? आजकल एसएसबी की फी 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसी होती जा रही है। इम्पॉसिबल है पे करना। सो प्लीज़ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो 4,000 रुपये का, और आप एफडी होकर आओ। और मैं शायद आपको वहाँ मिलूँ, अगर मुझे वहाँ पर मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ पर। सो प्लीज़ गो एंड आई विल सी यू ओवर देयर ऑल्सो। एंड हाँ, एक बात हुई थी, मनसा वाचा कर्मा, याद आ रही हो तो उस पर भी एक एंटायर वीडियो बनाई है कि वो क्या है। वो मैंने संजय सर के साथ बनाई थी। सो आई होप आप उसे भी देखें, आपके सामने भी शो हो रहा होगा और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक है। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।